अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फातिमा। क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी फिर कैंडिडेट्स ज्वाइन करते जाएंगे। जी मैडम। ओके जी। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज डायबिटिक किडनी डिजीज की जो क्लिनिकल मैनेजमेंट है। आप लोगों ने जो पहला लेक्चर है उसमें इसकी पैथोफिजियोलॉजी और प्रेजेंटेशन जो है वो डिस्कस की होंगी। आज हम इसकी मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ये लेंथी जो है वो लेक्चर होगा, क्योंकि एक तो इसमें हमने क्लिनिकली थ्योरेटिकली डिस्कस करना है सिनेरियो रिटर्न के हिसाब से, और लॉन्ग केस में किस तरह से आता है, ट्रायल्स क्या डिस्कशन होती है। तो ये सारा कुछ जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो एक एग्जांपल के तौर पे स्टार्ट करते हैं कि देयर इज अ 57-year-old मेल who is a type 2 diabetic, and he's presenting to your clinic for a routine checkup. He has HbA1c of 7.4% and his BP is 138 by 84. So he's a middle-aged man with type 2 diabetes जिसका HbA1c और BP आपको given है। मजीद आप क्या information लें? As a nephrologist, how will you start patient's management? जो हमारे कैंडिडेट्स हैं ये बताएंगे कि एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट आप लोग किस तरह से इस केस को लेके चलेंगे, क्या मजीद इंफॉर्मेशन है जो आप मुझसे लेना चाहेंगे, कैसे आप इस पेशेंट के साथ प्रोसीड करेंगे। ठीक है। ओके। सो चैट बॉक्स में जो है वो दो आंसर्स हमें आए। ठीक है, डॉक्टर अरीबा ने बिल्कुल ठीक जवाब दिए हैं। तो दो चीजें एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट जो हमें चाहिए होंगी जरूरी तौर पे, दैट इज द सीरम क्रेटिनिन टू असेस पेशेंट्स जीएफआर एंड पेशेंट्स स्पॉट एसीआर। स्पॉट एसीआर हमने क्यों असेस करना है? ताकि हम पेशेंट को लेबल कर सकें कि पेशेंट हमारी किस रिस्क प्रोफाइल में आ रहा है फॉर एल्ब्यूमिन यूरिया। सो इस पेशेंट का जीएफआर है 64 ml/min पर 1.73 मीटर स्क्वायर एंड इज एल्ब्यूमिन यूरिया इज 352 मिलीग्राम्स। ठीक है, तो अगर हम इसको प्लॉट करें अपने ग्राफ में, तो पेशेंट का जो जीएफआर है वो 64 है। दैट कम्स इनटू योर G2 कैटेगरी। दैट्स अ वेरी लो रिस्क कैटेगरी फॉर CKD, अगर हम इस पेशेंट को सिर्फ उसकी जीएफआर की बेसिस पे लेके चलें। बट इस ग्राफ का और इस प्लॉट का जो इतना मकसद इसको इतना हाईलाइट करने का यही है कि सिर्फ एक जीएफआर की बेसिस पे हम पेशेंट का जो CKD का रिस्क है वो ऑन द बेसिस ऑफ जीएफआर अलोन हम असेस नहीं कर सकते। क्योंकि इस पेशेंट में अगर हम सिर्फ एक 64 ml के जीएफआर को देखें तो वील जस्ट रीअश्योर द पेशेंट एंड कंटिन्यू विद स्क्रीनिंग। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसके एल्ब्यूमिन यूरिया को देखें तो वो आ रहा है A3 कैटेगरी में। दैट्स 352 मिलीग्राम्स। ठीक है। सो वहां पे वो आ जाता है हाई रिस्क में। अगर ये A3 में आ जाता है तो वो आपके हाई रिस्क में आ जाता है। तो ऑलरेडी डिस्पाइट के पेशेंट का जीएफआर ठीक है, पेशेंट का क्रेटिनिन फाइन है, लेकिन जब हमने उसका स्पॉट एसीआर कराया तो पेशेंट का एल्ब्यूमिन यूरिया हाई ग्रेड में आ रहा है, सवेरली इंक्रीज्ड कैटेगरी में आ रहा है, विच मीन्स वी हैव टू एक्टिवली स्क्रीन एंड ट्रीट दिस पेशेंट। ठीक है। सो इस तरह से जो है वो हमने इसको लेके चलना होता है। अब इस ग्राफ का आपकी क्लिनिकल के साथ क्या ताल्लुक है? क्लिनिकल्स की बेसिस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा अपना जो लॉन्ग केस था दैट वाज डायबिटीज विद डायलिसिस पेशेंट। और जो ये सोचा जाता है ना कि एक तो ये मिसकंसेप्शन में जस्ट वैसे ही डिस्कस कर रही हूँ कि हमारा ये ख्याल होता है कि जो एग्जामिनर्स है ना उन्होंने कोई मुश्किल से सवाल बचा के रखे होते हैं कि उन्होंने जब फेल करना है ना तो हमें ये वाले सवाल पूछेंगे ताकि हमें जवाब दें और हमें फेल कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारा जो पास फेल, जो खासकर लॉन्ग केस का पास फेल होता है ना, ये आपका एग्जामिनर्स डिसाइड कर चुके होते हैं एट द एंड ऑफ योर फर्स्ट 30 मिनट्स। आपने जो पेशेंट से हिस्ट्री ली, आपकी पेशेंट के साथ अप्रोच, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी जो हिस्ट्री टेकिंग थी, आपका एग्जामिनेशन था, जो वहां तक आप परफॉर्म कर चुके होते हैं ना, पेशेंट जो हमारे प्रोफेसर होते हैं वो अपना माइंड बना चुके होते हैं कि ये कितने पानी में खड़ा हुआ है। ठीक है। तो वहीं पे वो ये डिसाइड कर चुके होते हैं कि इस कैंडिडेट ने पास होना है, कि इसको हमने मुश्किल सवालों की तरफ लेके जाना है, ताकि ये रीअश्योर कर सके कि भाई आपको कुछ नहीं आता था। तो सिर्फ इन चीजों पे अपने आप को एग्जॉस्ट करने में कि फलां जो एग्जामिनर है वो ये बातें पूछता है और वो जो है वो टिश्यू प्रोटीन यूरिया पूछ के फेल कर देते हैं, वो ब्रिगेडियर हैं वो ये पूछ के फेल कर देते हैं, इन चीजों को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दें।
जब आपने लॉन्ग केस में जाना है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आपने जो है वो अप्रोच करना है अपने पेशेंट को, अपनी हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करना है और फिर कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनर के सामने बैठना है। एक दो क्वेश्चन क्या, चार पांच क्वेश्चन भी आपके स्किप हो सकते हैं, मिस हो सकते हैं, बट सिर्फ क्वेश्चंस की बेसिस पे आपको जो है वो कोई पास फेल नहीं करेगा। ठीक है। सो इन माई केस फर्स्ट 15 मिनट्स एक एग्जामिनर लेता है, सेकेंड 15 मिनट्स जो है वो दूसरा एग्जामिनर लेता है। तो फर्स्ट एग्जामिनर जो है वो ऑब्वियसली आपसे लॉन्ग केस और आपके हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो सेकंड प्रोफेसर थे, उनका जो पहला सवाल था मेरे से, क्योंकि मेरा डायबिटीज का ही केस था, तो द होल जो फोकस था दैट वाज ऑन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। हिज फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि आप एक पेशेंट को पहले तो ये बताएंगे सीकेडी की कितनी स्टेजेस होती हैं जीएफआर की बेसिस पे, फिर आप इस अपने पेशेंट को, डायबिटीज के पेशेंट को, आप मुझे बस शुरू से बताना शुरू कर दें कि जी आप जीएफआर और एल्ब्यूमिन यूरिया की बेसिस पे इसको कैसे लेके चलेंगे। तो वहां पे आपको ये ग्राफ हेल्प करता है कि आप बताएंगे कि जी जीएफआर की ये स्टेज है, मोर देन 90, 60 to 18, एंड G1 2 3 A 3 B 4 and 5, और एल्ब्यूमिन यूरिया की A1 A2 A3 स्टेजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो मेरा पेशेंट G1 या G2 में आ रहा है, और अगर वो जाहिर है आपको ऑब्वियसली जब वो इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं वो हमेशा स्पेसिफाई करते हैं कि जी इतना आपका एल्ब्यूमिन यूरिया, ताकि आप उस एक कैटेगरी में चल सकें। ठीक है। तो अगर हम सिर्फ फर्स्ट को फोकस करें कि पेशेंट का A1 कैटेगरी है और जीएफआर की बेसिस पे हमने करना है, तो मैं बताऊंगी कि G1 और G2 में आई कंटिन्यू विद द स्क्रीनिंग, जो हम किसके साथ करेंगे, जीएफआर और एसीआर के साथ, स्पॉट एसीआर के साथ। ठीक है। G3 में जो है वो G3 और G3A में जो है वो हम स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट उसकी हाइपरटेंशन के लिए, उसके ग्लाइसेमिक कंट्रोल के लिए। विद 3B and 4 विल कंटिन्यू दैट ट्रीटमेंट, विल की कंटिन्यू द पेशेंट अप टाइट्रेटिंग द डोजेस टू मैक्सिमम टॉलरेबल डोजेस, और हम मोस्ट पॉसिबल जो एंटी प्रोटीन यूरिक थेरेपी है पेशेंट को देंगे। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा स्लो हो जाए। ओके, मैं असल में थोड़ा सा इसलिए चल रही थी क्योंकि ये आप लोगों का लेक्चर जरा लंबा ही जाना है। चले, मैं थोड़ा और स्लो हो जाती हूँ। क्या चीज आपको नहीं समझ आई डॉक्टर शीना? मैं ये बता ये रही जो थी। आपने जी, जी। जी जी। ये जो आपने शुरू में बताया ना कि इनिशियल स्टेजेस में हम जो है सिर्फ स्क्रीन करके चलेंगे, तो ये प्लीज रिपीट कर दें। ठीक है, वैसे ही हम सारा कुछ अभी मजीद डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रही थी कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक सिनेरियो दिया जाता है, कि क्वेश्चन दिया जाता है कि आपका पेशेंट जो है वो A1 है, एल्ब्यूमिन यूरिया यानी कि उसका लेस देन 30 मिलीग्राम पर ग्राम है, जो हमें पता है कि दैट्स नॉट अ रिस्क ऑफ सीकेडी प्रोग्रेशन। अभी इसमें ये तो नॉर्मल एक जो एल्ब्यूमिन यूरिया। ठीक है। और इसके साथ आप मुझे बताएं कि कैंडिडेट से, एज अ कैंडिडेट मुझसे ये पूछा जाता है कि आप अपने पेशेंट को किस तरह से मैनेज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जीएफआर। सो ऑन द बेसिस आई विल टेल द एग्जामिनर कि ये जो G1 और G2 फेज है, यानी जीएफआर ऑफ अप टिल 89 60 ml/minute, आई विल ओनली कंटिन्यू माय पेशेंट विद स्क्रीनिंग। और ये इसी तरह से मेरा क्वेश्चन भी था और यही मेरा आंसर भी था, और इस पे फिर एग्जामिनर ने मुझे कंफ्यूज करने के लिए वो जाहिर है आपसे पूछते हैं कि आप सिर्फ स्क्रीन करेंगी इस पेशेंट को। तो मैंने कहा यस सर, क्योंकि पेशेंट, आप फिर अपने सवाल को जस्टिफाई करेंगे कि क्योंकि मेरा पेशेंट A1 कैटेगरी में है तो एल्ब्यूमिन यूरिया की बेसिस पे उसमें अभी कोई रिस्क नहीं है। G1 और G2 अगेन जीएफआर की बेसिस में वो अभी लो रिस्क ऑफ सीकेडी प्रोग्रेशन है। तो आई विल कंटिन्यू माय पेशेंट विद द स्क्रीनिंग फॉर जीएफआर एंड स्पॉट एसीआर एवरी 3 to 6 मंथली। ठीक है। फिर जैसे जैसे पेशेंट आगे G3A की तरफ आ रहा है, G3B यानी जीएफआर जब उसका 60 ml/minute से नीचे ड्रॉप कर गया, तो वहां पे उधर आप जो है वो अपनी एक्टिव ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। अगर हाइपरटेंशन है तो वो तो डेफिनेटली हमने पहले भी मैनेज करनी थी पेशेंट की। यहाँ पे हमारी जो है वो स्पेसिफिक मैनेजमेंट आ जाती है कि जो एंटी प्रोटीन यूरिक थेरेपीज हैं वो हम पेशेंट में स्टार्ट कर देंगे। मैक्सिमल टॉलरेबल डोज ऑफ ACRBs हम पेशेंट को लेके जाएंगे। उसके बाद हम पेशेंट में SGLT2s ऐड करेंगे। उसके बाद हम पेशेंट में MR इंटेगनिस्ट ऐड करेंगे। उसका ग्लाइसीमिक कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए अगर वो मेटफॉर्मिन और SGLT2 से भी इंप्रूव नहीं हो रहा तो हम उसमें मजीद GLP-1 एनालॉग्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और फिर उसको स्टेज 4 पे जाते हुए पेशेंट की सीकेडी मैनेजमेंट एडिशनल होगी। और स्टेज 5 पे पेशेंट रीनल फेलियर में, तो अगेन फिर हम उसको रेफर काउंसिल करेंगे फॉर फिस्टुला, फॉर परमानेंट जो है वो वीनस एक्सेस, और उसको ट्रांसप्लांट की काउंसलिंग की तरफ लेके जाएंगे। ये मैंने A1 के साथ जो है वो आपको एग्जांपल दिए। इसी तरह से अगर A2 हो तो उसमें तो आप स्टार्ट से ही जो है वो उसको ट्रीटमेंट से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें एल्ब्यूमिन यूरिया आपका 30 मिलीग्राम से अबव चला गया। तो हमने एक्टिवली स्टेज 1 जीएफआर पे भी हमने पेशेंट को एंटी प्रोटीन यूरिक थेरेपी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है।
ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए जो है वो हमारे पास अब मल्टीपल डिफरेंट मेथड्स हैं और हर किसी के अपने बेनिफिट्स हैं। देर इज ये सारी जो स्लाइड्स हैं डिफरेंट जो आपके पास ये सामने आ रही हैं, ये किडीगो और अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन गाइडलाइन से जो है वो मैंने ली हैं रेफरेंसेस इनके जो है वो, ठीक है। सो द फर्स्ट जो हमारी सेल्फ मॉनिटरिंग होती है ब्लड ग्लूकोज की, दैट्स बेनिफिशियल बिकॉज पेशेंट अवेयरनेस होती है, पेशेंट इज एबल टू include themselves, we are able to include the patient in the active management for diabetes। उसके अलावा अब कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर्स भी होते हैं। ये कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर्स में एक सबकुटेनियस नीडल पैच होता है जो आपके या तो पेशेंट जो है अपने अपर आर्म पे लगा लेते हैं या जो है वो स्टमक पे इधर एब्डोमेन पे अटैच करते हैं। उसके साथ एक कॉन्टिन्यूस उनके पास इस तरह से मॉनिटर्स होते हैं जिसपे आपकी एक्टिव कॉन्टिन्यूस जो है वो ग्लूकोज की मॉनिटरिंग आती रहती है। जैसे किसी ने फूड लिया कोई भी, तो उसके साथ कितना ग्लाइसीमिक इंडेक्स, ग्लाइसीमिक स्पाइक कितनी ज्यादा आई, उसके अकॉर्डिंग जो है वो पेशेंट को किस तरह से मैनेज किया जाए ताकि पेशेंट की अपनी अवेयरनेस इंप्रूव हो कि कौन से फूड जो हैं दे कैन कॉज अ हाई स्पाइक ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब इसके साथ जो है वो हमारे पास इन्हीं कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर्स के साथ वी ऑल्सो हैव दी फैसिलिटीज के कॉन्टिन्यूस इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम्स भी होते हैं कि आपका ये इसी तरह पैच लगा हुआ है, वो कॉन्टिन्यूस एक ग्लूकोज की मॉनिटरिंग कर रहा है और बिल्कुल जैसे बॉडी किसी भी फूड के रिस्पॉन्स में इंसुलिन रिलीज करती है, तो ये जो मैकेनिकल रिलीज होता है वो आपके इसी मॉनिटरिंग के साथ साथ इंसुलिन जो है वो बॉडी में प्रोवाइड करते रहते हैं सबकुटेनियसली, ठीक है। बट द मोस्ट रिलायबल, ये कॉन्टिन्यूस ग्लूकोमीटर से भी होते हैं, ग्लूकोज मॉनिटर्स भी हैं हमारे पास, लेकिन द मोस्ट रिलायबल जो सोर्स ऑफ ग्लाइसीमिक कंट्रोल है वो दैट इज HbA1c। तो HbA1c जो है वो हमारे पास किस तरह से बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द नॉन ग्लाइसीमिक नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। सो इसमें जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, किस तरह से हम मॉनिटर करेंगे पेशेंट को HbA1c के साथ, HbA1c के साथ वील कंटिन्यू मॉनिटरिंग 6 मंथली, ठीक है। अगर किसी पेशेंट में ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो ग्लाइसीमिक कंट्रोल है वो अच्छा अचीव नहीं हो रहा, तो उस पेशेंट में हम 3 मंथली पे आ जाएंगे, ठीक है। सो इवन फॉर स्टेज 1 and 3, 1 to 3 वीवी और स्टेज 1 से लेके स्टेज 5 ZFR जो है वो CKD के लिए हमारी जो मॉनिटरिंग की फ्रीक्वेंसी है ना वो सेम ही है, ठीक है। कि ट्वाइस पर ईयर, और अगर किसी पेशेंट में ग्लाइसीमिक कंट्रोल अचीव नहीं हो रहा, हम उसको ज्यादा इंटेंस रिजीम पे लेके जा रहे हैं, तो उसमें हम 4 टाइम्स पे चले जाएंगे, तो यानी कि 3 to 6 मंथली HbA1c मॉनिटरिंग। तो फर्क क्या है कि स्टेज 1 से लेके 3B तक में तो HbA1c के साथ रिलायबिलिटी भी बहुत अच्छी है, बट स्टेज 4 और 5 में क्या होता है, जैसे जैसे अनीमिया इंक्रीज होता है, जिस वजह से, क्योंकि हमारे पास जो HbA1c दैट डिपेंड्स अपॉन हीमोग्लोबिन, तो जैसे जैसे अनीमिया बढ़ता जाएगा HbA1c की रिलायबिलिटी जो है वो हमारी कम होती जाएगी। दैट्स द ओनली डिफरेंस के स्टेजिंग के अलॉन्ग जो वो किस तरह से होगा। तो इस टेबल से आप ये अगेन, कि अगर आप इसी टेबल को आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि GFR मॉनिटरिंग किस तरह से, सॉरी, HbA1c मॉनिटरिंग आप कैसे करेंगे अपने डायबिटिक पेशेंट में, तो दैट्स ट्वाइस पर ईयर। बट अगर पेशेंट में पुअर ग्लाइसीमिक कंट्रोल है और आप इधर उसमें पुअर ग्लाइसीमिक कंट्रोल है, या आप अपने पेशेंट में जो ग्लाइसीमिक कंट्रोल है वो ज्यादा इंटेंस करना चाहते हैं, तो आप उसको 4 टाइम्स अ ईयर पे ले जाएंगे, दैट मीन्स 3 मंथली पे ले जाएंगे, ठीक है। बट द डिफरेंस इसके जो रिलायबिलिटी होती है दैट बिकम्स पुअर एज वी मूव फॉरवर्ड। स्टिल अगर आप स्टेज 4 और 5 पे भी अगर पेशेंट का HbA1c मोर देन 8% है, तो दैट इज स्टिल अ वेरी हाई जो है वो HbA1c, एंड इट इज एसोसिएटेड विद हायर ऑल कॉज and cardiovascular mortality in advancing, even in the advancing stages of CKD। So advantages यही होते हैं जो भी हमने डिस्कस कर लिए, वो स्लाइड की फॉर्म में भी लिखे हुए हैं कि इट्स मोर रिलायबल, इसमें ऑब्वियसली कोई डायर्नल वेरिएशंस नहीं होती हैं, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से ये ऑब्वियसली इफेक्ट नहीं हो रहा था, ये हमें पिछले 3 महीने का 3 to 6 मंथ्स का जो एक आपको रेफरेंस होता है वो देता है, क्योंकि RBCs का लाइफ स्पैन जो है दैट इज अबाउट 120 डेज। बट वही डिसएडवांटेज है कि हमारे CKD पेशेंट में रिलायबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है एज वी मूव फॉरवर्ड इनटू द स्टेजेस ऑफ CKD। तो ये वही टेबल जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था, और किस तरह से हम पेशेंट को, एक पेशेंट जो डायबिटीज का पेशेंट है वो चाहे टाइप 1 का है चाहे टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट है, तो किस तरह से हमने उसको एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट अप्रोच करना है। मेरे पास एक टाइप 1 का पेशेंट आ रहा है चाहे टाइप 2 डायबिटीज का जब पेशेंट आएगा, तो हाउ एम आई गोइंग टू अप्रोच द पेशेंट। सबसे पहले तो सवाल आएगा कि मॉनिटरिंग करनी है,
तो कितनी फ्रीक्वेंसी से करनी है, कब मैं एक पेशेंट की मॉनिटरिंग स्टार्ट करूं, अनड्यू रिपीटेड लैब्स कराने का कोई जो है वो तुक नहीं बनता, ठीक है। सो टाइप 1 डायबिटीज में क्योंकि हमें पता है, आई एम श्योर ये लास्ट टाइम आपके डिस्कस भी हुआ होगा कि टाइप 1 डायबिटीज में हम कब सोचते हैं कि किडनी डीकेडी डेवलप होना इज एन एटिपिकल फीचर, कितने ईयर्स के बाद, इससे पहले अगर डीकेडी डेवलप हो जाए तो हम कहते हैं कि दैट्स एटिपिकल और हमें बायोप्सी की तरफ जाना चाहिए। वही less than 5 years पे ही करते हैं। less than 10 years, ये आप लोगों की बुक की स्लाइड है, हाँ ठीक है। तो ये 5 years डिफरेंट है। अब less than 10 years का, हाँ बिल्कुल 10 years का मार्क है कि 10 years से पहले अगर आपके पास डीकेडी के फीचर्स आ रहे हैं दैट्स एटिपिकल, और वहां पे हम बायोप्सी करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उसको 10 साल का टाइम दें कि पेशेंट में जब डीकेडी डेवलप हो जाए तब वो मैं उसको डायग्नोज करूं, तो मेरे नेफ्रोलॉजिस्ट होने का तो क्या फायदा हो, ठीक है। एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट तो हमें चाहिए ना कि नेफ्रोपैथी डेवलप होने से पहले ही हम पकड़ लें, या जैसे ही बिल्कुल स्टार्ट हुई हम तब पकड़ लें। इसलिए हम स्क्रीनिंग अर्ली स्टार्ट करेंगे, वो जो 10 years का मार्क है वो बायोप्सी के लिए, ठीक है। सो टाइप 1 डायबिटीज को हम कब स्टार्ट करेंगे मॉनिटर करना, 5 years आफ्टर द डायग्नोसिस। बट टाइप 2 में इट इज डिफरेंट, वी विल स्टार्ट एनुअल मॉनिटरिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, बिकॉज टाइप 2 में ये जो पैटर्न होता है टाइम ड्यूरेशन का विद डायबिटीज, इट्स नॉट फॉलोड। तो नेक्स्ट सवाल ये आ जाता है कि मॉनिटर क्या क्या करना है। तो मॉनिटर हम करेंगे पेशेंट का स्पॉट एसीआर और जीएफआर, ठीक है। इस स्लाइड में वो जो अभी लास्ट टाइम ग्रुप पे भी डिस्कशन हो रही थी, ये सारी कंफ्यूजन आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। मॉनिटर कब कब करना है, आफ्टर 5 years, एंड फॉर टाइप 2 डायबिटीज आपने राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ डायग्नोसिस एनुअली स्टार्ट कर देना है। हम मॉनिटर करेंगे स्पॉट एसीआर एंड जीएफआर बोथ। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, दैट इज 3 to 6 मंथली। कट ऑफ क्या है जिसकी बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कि ये पेशेंट में सीकेडी है, जब पेशेंट में परसिस्टेंट यूरिन एसीआर हो मोर देन 30 mg/g का, या पेशेंट का जीएफआर लेस देन 60 ml/minute हो जाए, ठीक है। और हम कब इसको कंफर्म जो है वो कह देंगे कि क्या एक वैल्यू पे हम रिलाई करेंगे, नहीं हम एक वैल्यू पे रिलाई नहीं करेंगे। हम लेंगे उसके 3 सैंपल्स विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ 3 to 6 months, और अगर उसमें से 2 सैंपल्स पे आपका एसीआर मोर देन 30 mg है, या जीएफआर आपका लेस देन 60 ml/minute है, तो इसको हम लेबल करेंगे कि दिस इज सीकेडी ड्यू टू डायबिटिक किडनी डिजीज, ठीक है। बट जीएफआर के ऑब्वियसली अदर कॉजेज भी हमने पहले रूल आउट करने होंगे। अच्छा, जो एल्ब्यूमिन यूरिया होता है, इट why does it develop, because there is a glomerular and tubular injury that is happening with diabetes. टाइप 1 में यूजली आफ्टर 10 years ऑफ डिजीज होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर ये पहले डेवलप हो रहा है तो हमने बायोप्सी की तरफ जाना है। टाइप 2 के साथ ये पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। सो एडिशनली जो 30% ऑफ पेशेंट होते हैं उनमें जब रेटिनोपैथी डेवलप हुई होती है तब उनमें एल्ब्यूमिन यूरिया और रेटिनोपैथी एक साथ ही डेवलप हुई होती है, ठीक है। और फर्दर जो है एक कंडीशन होती है कि एल्ब्यूमिन यूरिया नहीं है पेशेंट में, लेकिन डायबिटीज के पेशेंट में उसका जो आपका जीएफआर है वो फॉल कर गया है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि पेशेंट हैज सीकेडी विदाउट एल्ब्यूमिन यूरिया, डायबिटिक पेशेंट है सीकेडी विदाउट एल्ब्यूमिन यूरिया जिसका कोई और कॉज नहीं है, तो ये किस वजह से होगी, नॉन एल्ब्यूमिन यूरिक डीकेडी, बिल्कुल। व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट नॉन एल्ब्यूमिन यूरिक डीकेडी, ये तो टर्म हो गई ना। तो क्या वजह क्या होती है बैकग्राउंड में कि जिसकी वजह से फिर भी पेशेंट में, जब एल्ब्यूमिन यूरिया भी नहीं हो रहा, ठीक है, एल्ब्यूमिन यूरिया नहीं हो रहा, तो फिर क्या वजह होगी कि पेशेंट में अभी भी सीकेडी डेवलप हो रहा है डायबिटीज की वजह से। इसको मैं थोड़ा और मोल्ड करके बताती हूँ कि शायद आप लोगों को, बिल्कुल इस्कीमिक नेफ्रोपैथी, दो तरीके हैं ना डायबिटीज के डैमेज करने के, या तो वो माइक्रोवेस्कुलर डैमेज कॉज करेगी, ठीक है, दैट इज एल्ब्यूमिन यूरिया के फॉर्म में, या वो आपकी मैक्रोवेस्कुलर डिजीज कॉज करेगी। और जब मैक्रोवेस्कुलर डिजीज होगी तो वो आपकी इस्कीमिक नेफ्रोपैथी, एथेरोस्क्लेरोसिस और डिक्रीज जीएफआर के साथ प्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो अगर कोई जो है वो अभी भी क्वेरी हो तो आगे भी डिस्कस हो सकती है, आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, बट आई एम श्योर कि आप लोगों को यहाँ तक की क्लियर हो गया होगा। तो अब हम जो है वो, पहले हमने डिस्कस कर लिया कि हमने ग्लाइसीमिक मॉनिटरिंग कैसे करनी है, एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट हमने डायबिटीज के पेशेंट को किस तरह से मॉनिटरिंग स्टार्ट करनी है, और अब आ जाता है कि पेशेंट को मैनेज किस तरह करना है। तो मैनेज करने के लिए जो है वो ये एक पिलर जो है वो बना है, पिरामिड बना है। इस पिरामिड की बेस को अगर हम देखें तो वहां पे आ जाती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट, दैट इज डाइट,
एक्सरसाइज, स्मोकिंग सिजेशन एंड वेट रिडक्शन। ठीक है, सो एक्सरसाइज पेशेंट की होनी चाहिए एटलीस्ट वन मोर देन अप टू 150 मिनट्स पर वीक जो है वो होनी चाहिए, या आप कह सकते हैं 5 days अ वीक पेशेंट की एक्सरसाइज होनी चाहिए। स्मोकिंग सिजेशन होनी चाहिए बिकॉज इट ऑब्वियसली लीड्स टू एथेरोस्क्लेरोसिस, वेट रिडक्शन, एक्टिव हेल्दी बीएमआई होना चाहिए पेशेंट का, और डाइट जो है वो एडवाइस करनी है। डाइट हम किस तरह से एडवाइस करेंगे कि एक पेशेंट की जो 50% ऑफ द पोर्शन है फूड का, दैट शुड बी कम जो है ना, should consist of fruits and vegetables. Your 25% should be the carbohydrates, the whole grain starchy vegetables, whereas 25% should be protein. Now, this protein can either be animal protein or it can be a plant protein. प्रोटीन को पहले तो हमने जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना है अप टू 0.8 ग्राम्स पर केजी। ठीक है, क्योंकि इस पे जो है वो ऑब्जर्व किया गया है, ये एडीए भी, किडिगो और एडीए दोनों का यही कंसेंसस है कि इतने पे जो है वो आपका लेस देन 0.8 ग्राम्स पर केजी रखा जाए, ताकि डिक्रीज फॉल इन द जीएफआर और रिडक्शन इन द प्रोटीन यूरिया जो है, फॉल इन द जीएफआर को स्लो किया जाए और रिडक्शन इन द प्रोटीन यूरिया की जा सके। ठीक है, नाउ दिस कैन बी ईदर थ्रू एनिमल प्रोटीन्स और प्लांट प्रोटीन्स। इस स्लाइड को डालने का मकसद ये है कि कभी कभी जो है वो एग्जामिनर्स भी पूछ लेते हैं, और इन जनरल आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि एक जो सिंपल, जो मोस्ट यूज्ड जो आपके फूड्स होते हैं ना, उनमें प्रोटीन कितना होता है। तो एक बहुत ही कॉमन ये है कि एग में कितना होता है, इट्स अबाउट 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। मिल्क में एक जो कप ऑफ मिल्क होता है, दैट कंटेन्स अबाउट, इट्स अ वेरी हाई रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो इट कंटेन्स अबाउट 8 to 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अगर हम प्लांट प्रोटीन की बात करें तो दे आर इक्वली न्यूट्रिशियस। अगर आप एक जो हाफ एन कप ऑफ लेंटिल्स होते हैं, वो आपको 7 to 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन देते हैं। अगर सीरियल्स की बात की जाए तो सेम है कि हाफ कप ऑफ सीरियल्स इज अबाउट 3 to 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसी तरह स्टार्ची वेजिटेबल्स एंड ब्रेड्स, दे आल्सो कंटेन अबाउट 2 to 4 ग्राम्स ऑफ protein. So carbohydrate should be less than, limited to 60% of the caloric intake. Proteins should be up to 0.8 grams per kg. और salt restriction is a very important, क्योंकि जब तक salt restriction नहीं होगी आपकी hypertension control नहीं आएगी, salt restriction नहीं होगी तो आपकी ये जो एंटी प्रोटीन यूरिक थेरेपीज हैं वो इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे। तो मल्टीपल डिफरेंट वेज जो है वो बताए गए हैं कि किस तरह से हम एक पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि अपनी डाइट को लो सॉल्ट में वो जो है वो मेंटेन कर सके। उसका इजी तरीका ये है कि होम कुक्ड मील्स हो, प्रोसेस फूड को जितना अपनी आप डाइट से कम कर सकें, जो सॉल्टी सॉसेस होती हैं ये अवॉइड की जाए, लेमन यूज किया जाए एक फ्लेवर लाने के लिए। ठीक है, और उसमें जो है वो आप जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो कम लिए जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने पेशेंट को डाइट के बारे में एडवाइस करना है। तो ये कोई क्वेश्चन पड़ेगा? 52-year-old man with type 2 diabetes and CKD is seen for follow-up. At his last review 3 months ago, he had a GFR of 48 and a urine albumin creatinine ratio of 79. What is the recommended HbA1c in this patient? 52 year old है, ओल्ड एज में हम लोग जो रख रहे होते हैं वो लेस देन 8% रख रहे होते हैं। या फिर ओके, बाकी सब भी चैट बॉक्स में बता दें। वैसे अगर हम केडी को गाइडलाइंस को फॉलो करें तो हमारा जो है ना 6.5 से 8% होता है, लेकिन कल जो फिर डॉक्टर बेला ने पढ़ाया था वो उसमें ये था कि अगर ओल्ड एज पेशेंट है तो हम उसमें लेस देन 8% रखते हैं। ठीक है, अच्छा, इस पेशेंट को पहले तो हम इसको, सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो ये कि ये पेशेंट ओल्ड नहीं है। वी डोंट कंसीडर अ पेशेंट ओल्ड अंटिल दे आर अबव 60 ईयर्स ऑफ एज। अगर हम थ्योरेटिकली जाए ना तो एमसीक्यूज के लिए ये आपको एक जरूरी चीज जो याद रखने वाली है कि अब से 40 से लेके 60 ईयर्स का जो पेशेंट है ना, दैट्स अ मिडिल एज पेशेंट। उसकी मैनेजमेंट एक ओल्ड पेशेंट से बड़ी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो 60 से अबव हम कंसीडर करते हैं ओल्ड। वो भी 60 से अबव भी वो पेशेंट जो आपका हेल्दी है, जिसका एक्टिव लाइफस्टाइल है, उसको भी हमें कोई इतना लूज HbA1c टारगेट देने की जरूरत नहीं है। ये जो 8 का HbA1c टारगेट होता है ना, ये होता है फ्रेल पेशेंट्स के लिए। ठीक है, वो पेशेंट जो बहुत ही फ्रेल हैं, जिनमें मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी शॉर्ट है, उनमें हाइपोग्लाइसीमिया अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वहां पे आप सोचेंगे कि उसको मैं HbA1c टारगेट जो है वो बहुत ही रिलैक्स सा रखूं। ठीक है, तो वो लेस देन 8 होगा। इस पेशेंट में वी डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन कि मैं ये डिसाइड कर सकूं
कि क्या इस पेशेंट की कोमोबिडिटीज कैसी हैं, इसमें हाइपोग्लाइसीमिया अवेयरनेस है या नहीं है। तो अंटिल दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, जब मुझे ये रेंज भी दी गई है तो आई विल गो फॉर अ जनरल रेंज वाला आंसर, ठीक है। अगर ये बताया जाता कि दैट्स अ 52-year-old टाइप 2 डायबिटिक है, जिसको बेड सोर है, वो फ्रेल है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, ठीक है, और उसका कोई केयर टेकर नहीं है, वहां पे आप सोचेंगे कि बिल्कुल इसको एक हम लूज सा HbA1c 8 का टारगेट दें। यही 52 years old का अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाती कि हाईली एक्टिव है, ही इज वेरी कॉन्शियस अबाउट हिज डाइट एंड ही वांट्स टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ही इतनी एक्सरसाइज करता है, ये उसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड 6.5 पे भी लेके जा सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये डिस्कशन करने का ये मकसद है कि जब तक आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो आप अपना आंसर वो रखेंगे जो पूरे उस पे सिनेरियो पे अप्लाई हो, तो ठीक है। तो दैट वुड बी 6.5 से लेके 8। तो हमारी किडिगो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी जो रेंज है दैट इज 6.5 to 8 डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स मल्टीपल इंफॉर्मेशन जो हमें मिलेगी कि उसकी स्टेज ऑफ CKD क्या है। अगर कि एक पेशेंट है जिसको कोई मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, उसमें कोई कोमोबिडिटीज नहीं है, ही इज अ गुड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसको हाइपोग्लाइसीमिया अवेयरनेस भी है, पेशेंट अपनी हाइपोग्लाइसीमिया की एपिसोड्स को अच्छे से इजीली मैनेज कर सकता है, तो उसको हम स्ट्रिक्ट ग्लाइसीमिक कंट्रोल पे रखेंगे ताकि उसकी जो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज की वजह से आनी है उनको हम जितना डिले कर सकें, ठीक है। अदर साइड पे जब एक पेशेंट जो है वो पुअरली मैनेज्ड है, अपने हाइपोग्लाइसीमिया को भी वो नहीं मैनेज कर पाएगा, और उसमें जो है वो कोमोबिडिटीज भी ज्यादा हैं, तो हम वहाँ पे, और जिसकी शॉर्ट एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ है, उसमें आप सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस को बचाने के लिए उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो दैट इज नॉट फेयर टू द पेशेंट। तो वहाँ पे हम HbA1c टारगेट रखेंगे लेस देन 8, 7.5 to 8 के टारगेट्स हम रखेंगे, ठीक है। सो इसी तरह से हमने पेशेंट की बेस पे अपने ग्लाइसेमिक टारगेट जो है वो मेंटेन करने हैं। अच्छा, अब डिस्कशन आ जाती है, ये हमारी डिस्कशन थी कि डाइट, हमारे जो बेस ऑफ पिरामिड थे दैट वाज लाइफस्टाइल एडवाइस। सेकंड जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है दैट इज कि हमने ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स जो है वो किस तरह से उसकी ग्लाइसीमिक जो ट्रीटमेंट जो है वो करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन इज मेटफॉर्मिन, उसमें एड ऑन हम करेंगे SGLT2 और उसके साथ हम लेके चलेंगे GLP-1 एनालॉग्स, और फिर हमारे नेक्स्ट जो है वो डायबिटिक ड्रग्स आएंगे। इसके साथ साथ हमने पेशेंट की मैनेज करनी है हाइपरटेंशन, उसके लिए हम रास ब्लॉकेट करेंगे और फिर मजीद क्या क्या ड्रग्स ऐड करेंगे ये भी अभी डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। सो द फर्स्ट लाइन ड्रग जो हम अपने डायबिटिक पेशेंट को देते हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट इज बाइगोनाइड्स, मेटफॉर्मिन देते हैं। यू ऑल नो इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट डिक्रीजेस योर हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, इंक्रीज करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी को, इंसुलिन मीडिएटेड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज जो है उन पेरिफेरल टिश्यू को इम्प्रूव करता है, ठीक है। वेट, यूजली ये वेट न्यूट्रल होता है। नाउ दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑल द डायबिटिक ड्रग्स कि आर दे वेट न्यूट्रल, क्या ये वेट को इंक्रीज करते हैं या ये वेट को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो जो आपका मेटफॉर्मिन्स होते हैं दे आर यूजुअली वेट न्यूट्रल्स एंड दे आर रिकमेंडेड एज द फर्स्ट लाइन इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज व्हेन द लाइफस्टाइल measures alone are insufficient to reduce HbA1c into range। अब मेटफॉर्मिन जो हमारे पास होता है इसके साथ कुछ चीजें होती हैं जिनको हमने ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले तो ये बिकॉज मेटफॉर्मिन जो है आपका रीनली कंप्लीटली एक्सक्लूसिवली किडनी से एक्सक्रीट हो रहा होता है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जब हम इसकी डोजिंग करेंगे। और जब भी हमें ये रिस्क होगा कि पेशेंट में कहीं AKI डेवलप हो सकता है, पेशेंट की जो मेटफॉर्मिन की एक्सक्रीशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और उससे वो फर्दर लैक्टिक एसिडोसिस में जा सकता है, मेटफॉर्मिन एसोसिएटेड लैक्टिक एसिडोसिस में। तो तब हमने पेशेंट पे सिक डे प्रोटोकॉल जो है मेटफॉर्मिन का वो अप्लाई करना है। नाउ सिक डे प्रोटोकॉल इज अ टर्म दैट इज यूज्ड कि पेशेंट जो हम कंसीडर करेंगे कि इस डिजीज ड्रग के साथ पेशेंट को कौन से जो सिक डेज हैं उसमें हमने ड्रग होल्ड करना है। दिस सिक डे प्रोटोकॉल इज डिफरेंट फॉर एवरी ड्रग, लाइक अगर हम मेटफॉर्मिन और SGLT2 की भी बात करेंगे तो इट्स वेरी डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ देम। मेटफॉर्मिन हम कब कब बंद करेंगे, जब देर इज एनी कंडीशन जहाँ पे पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, जब पेशेंट हाइपोपरफ्यूजन की किसी स्टेट में है, जब भी हमने पेशेंट को रेडियो कंट्रास्ट एजेंट देना है, बिकॉज रेडियो कंट्रास्ट एजेंट अगेन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ AKI, कंट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी। तो वहां पे हम नहीं चाहते कि पेशेंट कहीं लैक्टिक एसिडोसिस में जाए, ठीक है। इन एनी कंडीशन एंड इन जनरल एनी सिचुएशन जहाँ पे भी आपका रिस्क ऑफ AKI इंक्रीज होता है वहां पे हम मेटफॉर्मिन को होल्ड करेंगे। डोजिंग किस तरह से करते हैं, स्टार्टिंग डोज अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले तो असेस करना है GFR। अगर आपका GFR 60 से अबव है या
45 तक है, अब टिल द GFR ऑफ 45 हम पेशेंट को फुल डोज लेके चलते हैं। स्टार्ट हम करते हैं फ्रॉम 500 मिलीग्राम वंस अ डे, देन 500 मिलीग्राम BD, और फिर आप उसको अब टाइट्रेट करते करते हम उसको 2 ग्राम्स पर डे तक लेके जा सकते हैं बिल्कुल सेफली, जब तक पेशेंट का GFR 45 ml तक होगा। ठीक है। अगर पेशेंट को इस हाई डोज पे साइड इफेक्ट्स आने लग जाएं, GI साइड इफेक्ट्स, GI इनटॉलरेबिलिटी हो जाए, तो एक तो हम काम ये कर सकते हैं कि उसकी डोज को लोअर कर दें, दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि उसको एक्सटेंडेड रिलीज जो मेटफॉर्मिन होती है वो दे दें। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाता है कि अगर पेशेंट आपको मिला ही तब है जब उसका GFR लेस देन 45 ml पे है, तो तब आप किस तरह से स्टार्ट करेंगे? हम उसको स्टार्ट ही हाफ डोज से करेंगे, 500 मिलीग्राम से स्टार्ट करेंगे, और हम मैक्सिमम सिर्फ 1 ग्राम तक जाएंगे। 45 से अबव से GFR पे हम उसको 2 ग्राम्स तक लेके जा सकते हैं, बट देन जो जब GFR आपका 30 से 45 के दरमियान हो, तो वहां पे आप उसको दे सकते हैं 500 से लेके 1 ग्राम तक की डोज, नो मोर देन दैट। 1 ग्राम से अबव हमने डोज पे नहीं जाना। ठीक है, और उसके बाद ये सवाल आ जाता है कि अगर पेशेंट का मेटफॉर्मिन लेते हुए GFR 30 ml से भी नीचे चला जाता है, तो आपने मेटफॉर्मिन बंद कर देनी है, क्योंकि तब हमारा जो रिस्क होता है मेटफॉर्मिन एसोसिएटेड लैक्टिक एसिडोसिस का, वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। तो एब्सोल्युटली आपने मेटफॉर्मिन बंद कर देनी है। ठीक है, तो ये उसकी डोजिंग होगी। उसके साथ ही हमने उसके साइड इफेक्ट्स भी देख लिए कि फॉलिंग GFR के साथ क्या एक साइड इफेक्ट आता है, मेटफॉर्मिन एसोसिएटेड लैक्टिक एसिडोसिस। दूसरा साइड इफेक्ट क्या आ सकता है? GI इनटॉलरेबिलिटी। तीसरा साइड इफेक्ट जो है जिसके लिए हमने पेशेंट की मॉनिटरिंग भी करनी है, दैट इज विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी क्यों डेवलप होती है? एक्चुअली B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होता है, जो कि स्टमक के पैराइटल सेल से प्रोड्यूस होता है। हम्म। तो जब B12 और उसके इंट्रिंसिक फैक्टर का जो बॉन्ड है, वो बेसिकली जाके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। लेकिन इसके हम्म। एब्जॉर्प्शन के लिए हमें एक प्रोटीन चाहिए होता है, वो सॉरी उसके लिए ठीक है आप। कैल्शियम हमें चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है, जो कि डेफिशिएंट हो जाता है इसमें, जो जो पेशेंट हमारे पास मेटफॉर्मिन ले रहे होते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर अफशीन ने सही बताया हम्म। कि ये जो विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर का कॉम्प्लेक्स है, वो उसके लिए जो कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है अवेलेबल नहीं होता। इंटेस्टिनल रिसेप्टर्स के साथ इसकी बाइंडिंग इम्पेयर हो जाती है इन द टर्मिनल आइलियम। टर्मिनल आइलियम में जो है वो इसने एब्जॉर्ब होना होता है, एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है। तो ये उसका एक इंपॉर्टेंट थर्ड साइड इफेक्ट आ गया। तो फिर क्वेश्चन आता है कि इसको मॉनिटर किस तरह से करना है? हमने पेशेंट के एनुअली करवाने हैं विटामिन B12 लेवल्स। ठीक है, और ये कब स्टार्ट करेंगे हम करवाना है? एनुअली करवाएंगे अगर पेशेंट मेटफॉर्मिन पे 4 साल से ज्यादा के ड्यूरेशन से है, तो फिर हम पेशेंट में विटामिन B12 लेवल्स एनुअली करवाते रहेंगे। ठीक है, और एक दफा हमने पेशेंट में अब, ठीक है, तो ये साइड इफेक्ट्स भी हो गए। उसके बाद डोज एडजस्टमेंट जो है वो किस तरह से थी कि अगर तो 45 ml पर मिनट तक है GFR, तो यू कैन गिव द मैक्सिमम डोज, बट 30 ml के GFR तक हम उसको हाफ डोज पे लेके जाएंगे। और फिर 3 to 6 मंथली हमने पेशेंट का GFR भी मॉनिटर करना है। अगर ये GFR मोर देन 60 ही रहता है तो वेल एंड गुड, आप सेम डोज लेके जाते रहेंगे। 45 तक हम कॉशियस रहेंगे। ठीक है, और अगर पेशेंट में जो भी सिक डे प्रोटोकॉल वाली कंडीशन डेवलप होती है, तो उसमें होल्ड करेंगे। अगर उसका GFR 30 ml तक आ जाता है, 44 से 30 ml तक, तो हम डोज को हाफ कर देंगे। अगर GFR लेस देन 30 ml हो जाता है, तो वहां पे हम पेशेंट में मेटफॉर्मिन को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रग है, वी कैन से रेवोल्यूशनरी ड्रग जो डायबिटीज की मैनेजमेंट में आया, दैट वाज योर SGLT2 इनहिबिटर्स। SGLT2 इनहिबिटर्स बेसिकली सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 जो हमारे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होता है, इसको जाके ब्लॉक कर देता है। तो क्या क्या इफेक्ट डालता है ब्लॉक करने से? जो है वो एक तो ऑब्वियसली कि ग्लूकोज आपका, जब सोडियम के साथ ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो ग्लूकोज यूरिन में लूज होगा, ग्लाइकोज यूरिया होगा, जिससे हमारा ग्लाइसीमिक इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है, उसके साथ साथ और क्या क्या बेनिफिट्स आएंगे?
यही एक तो चीजें लिखी हुई हैं कि ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो ग्लूकोज यूरिन में लॉस होगा, ग्लूकोज और सोडियम साथ में एब्जॉर्ब होते हैं तो ग्लूकोज के साथ सोडियम भी लॉस्ट होगा। इसके अलावा ग्लूकोज हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से हमारा ऑस्मोटिक डाययूरेटिक बन जाता है तो वो भी हमें मिलेगा। तीसरी चीज इसके अलावा फिर हमारे पास आ जाती है कि एल्बुमिन यूरिया की भी ये रिडक्शन कराता है सॉरी, जो हमारा हाइपर फिल्ट्रेशन इनिशियली स्टार्ट हुई है हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से उसको जी भी कम डॉक्टर कर देता मनीषा। है। मैडम आवाज आ रही है आपकी, आपको आवाज आ रही है? हेलो डॉक्टर मनीषा की आवाज ब्रेक होगी, मेरी आ रही है? यस मैम मैडम, आपकी आपकी तो आ रही है, आपकी तो आ रही है, मेरी। ओके चलें, बाकी मैं कंटिन्यू करती हूँ। बिल्कुल आपने सही बताया कि ग्लूकोज लूज होगा, वो अपने साथ सोडियम को भी लेके जाएगा, तो नेट्रिक यूरिसिस होगा। नेट्रिक यूरिसिस होगा तो ऑस्मोटिक डायूरिसिस होगा, हमारे बॉडी में वॉल्यूम ओवरलोड डिक्रीज होगा, और ग्लोमेरुलर हाइपर फिल्ट्रेशन डिक्रीज होगी, एल्ब्यूमिन यूरिया डिक्रीज होगा। सही है। उसके साथ साथ एटीपी कंजम्पशन और एल्ब्यूमिन यूरिया देखा गया कि 30 to 40% रिडक्शन एल्ब्यूमिन यूरिया में आती है। इसके अलावा जब जाहिर है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में जो एटीपी कंजम्पशन हो रही थी वो नहीं होगी, तो एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो हमारे टिब्यूलर सेल्स पे है वो डिक्रीज होगा, टिब्यूलर और इंटरस्टिशियल सेल्स का फाइब्रोसिस डिक्रीज होगा। इसके अलावा क्या प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट्स हो सकते हैं SGLT2s के? प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट्स होते क्या हैं? प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट्स बेसिकली कोई भी किसी ड्रग के वो इफेक्ट्स होते हैं जो उसके प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अलावा हमें मिल रहे हो। ठीक है। जैसे ये जो आपको मिल रहा है कि एटीपी कंजम्पशन डिक्रीज हो रही है, इंटरस्टिशियल सेल का फाइब्रोसिस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। ये सारे इसके प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट्स हैं। इसी तरह से ये देखा गया कि जब ऑस्मोटिक डायूरेसिस हो रहा है तो हमारी बॉडी में वॉल्यूम ओवरलोड भी डिक्रीज होगा, प्री लोड कम होगा, उससे आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर मास भी डिक्रीज होगा। ठीक है। उसके अलावा आपका जो एंडोथीलियल फंक्शन है वो डिक्रीज इंप्रूव होता है, जिससे हाइपरटेंशन कंट्रोल में आती है, आर्टीरियल स्टिफनेस डिक्रीज होती है, देर इज अ लेसर मायोकार्डियल फाइब्रोसिस डिक्रीज हुआ देखा गया है, देर इज अ डिक्रीज इन द रिस्क ऑफ सडन कार्डियक डेथ, और वेट लॉस में जो है वो बेनिफिट देखा गया है इसके साथ। ब्लड प्रेशर में जो है वो सिस्टोलिक बीपीएम में अबाउट 4 to 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का बेनिफिट देखा गया है SGLT2s की जो है वो ट्रीटमेंट के साथ, जिसकी बेसिस पे इट इज नाउ रिकमेंडेड कि मेटफॉर्मिन के बाद डायबिटिक पेशेंट में ग्लाइसीमिक कंट्रोल के लिए SGLT2s दिए जाएं। अगर पेशेंट में दूसरी तरफ ये है कि क्योंकि इसके प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट्स इतने ज्यादा, इट हैज सच अ ग्रेट रीनो प्रोटेक्शन, इट हैज सच एन अमेजिंग कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट, तो इवन अगर पेशेंट में ग्लाइसीमिक इंप्रूवमेंट, ग्लाइसीमिक कंट्रोल की जरूरत नहीं भी है, तब भी हम पेशेंट में एज अ सेकेंड ड्रग उसको SGLT2 इनहिबिटर्स दे सकते हैं। ठीक है। तो कोई ये सिनेरियो रीड करेगा और फिर साहब आप इसका आंसर देंगे? अच्छा जी, 45 मैडम, अब आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, 45-year-old man with type 2 diabetes attends a CKD clinic. He takes metformin 1 gram twice a day and Ramipril 10 mg once a day. He had some blood and the urine test done last week in preparation for his clinic visit. Investigation showed a urea of 9.8, creatinine of 170, EGFR is 41, urine albumin creatinine ratio is 154 milligram per millimole. Which treatment step, sorry, would you initiate? Canagliflozin 300 mg once a day, DAPA 10 mg once a day, EMPA 5 mg once a day, gliclazide 80 mg once a day, make no change to its treatment. अच्छा, अब अगर मैं EGFR के बेसिस पे बात करूं तो हमारे पास जो 20, 25 और 30 का क्राइटेरिया आ जाता है, तो उसके हिसाब से कैना 300 mg once a day होगा, SGL2 इनहिबिटर अगर हम लोग एड ऑन करें मेटफॉर्मिन के साथ तो। ठीक है। और अच्छा, बाकी सब भी अपना अपना आंसर बताएंगे? डॉक्टर मनीषा के अलावा बाकी सब भी पार्टिसिपेट किया करें। तो मिडिल एज मैन, सॉरी यंग मैन हम इसको कहेंगे, 45 ईयर ओल्ड उसकी एज है, जो कि अपना रास ब्लॉकेट ले रहा है, रेमिप्रिल, एक तो मेटफॉर्मिन 1 ग्राम ट्वाइस अ डे, यानी मेटफॉर्मिन की मैक्सिमम डोज 2 ग्राम्स की दे रही है। मैं ये सब सिर्फ डिस्क्राइब कर रही हूँ, आप लोग जब तक चैट बॉक्स में आंसर नहीं देंगे हम आगे मूव नहीं करेंगे। ठीक है। सो मेटफॉर्मिन, हाँ बिल्कुल, मैं अभी आगे मूव नहीं करूंगी जब तक सब आंसर नहीं देंगे। डॉक्टर अब्दुल हक ने आंसर दे दिया है, डॉक्टर खदीजा ने भी दिया है। ठीक है।
सही है। तो मेटफॉर्मिन की अगर हम देखें तो 2 ग्राम्स की डोज पेशेंट मैक्सिमम ले रहा है, ठीक है। रेमिप्रिल उसके बाद 10 मिलीग्राम ले रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसकी देखें कि GFR 41 ml पे है और पेशेंट में जो है वो यूरिनरी ACR 154 मिलीग्राम्स पर मिलीमोल है, दैट्स बेसिकली 1500 मिलीग्राम्स। क्योंकि ये मिलीमोल में है तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना हमेशा। अगर तो वैसे ये मिलीग्राम में भी होता तब भी 150 वाज मॉडरेटली इंक्रीज, लेकिन ये तो A3 कैटेगरी में आ गया ना। तो ये तो डेफिनेटली प्रोटीन यूरिया पेशेंट का बहुत हाई है और इसको हमने जो है वो कोई ना कोई ट्रीटमेंट एंटी प्रोटीन यूरिक ऐड करनी ही करनी है। सबसे पहले तो जो ई ऑप्शन है ना वो तो गलत हो गई कि मेक नो चेंजेस, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। हमने उसको ACR को मैनेज करना है जिसके लिए हमने उसको कोई प्रोटीन एंटी प्रोटीन यूरिक ड्रग देना है। ग्लिक्लाजाइड इज डेफिनेटली नॉट दैट। तो हमारे पास ऑप्शंस में क्या आ गया, SGLT2। SGLT2 के लिए आपका जो कट ऑफ GFR होता है दैट इज 20 ml पर मिनट। इंडिविजुअल क्या है वो किस तरह से वो भी अभी डिस्कस करते हैं, बट 20 ml पर मिनट इज द लोएस्ट GFR। तो यानी कैना, डेपा और एम्पा तीनों जो है वो अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से जो मेजोरिटी ने आंसर दिया है दैट इज राइट, दैट इज कि डेपाग्लिफ्लॉजिन 10 मिलीग्राम वंस अ डे। सो व्हाई नॉट अदर्स, बिकॉज कैनाग्लिफ्लॉजिन का जो स्टार्टिंग डोज है वो है 100 मिलीग्राम। हम हमेशा स्टार्टिंग डोज से स्टार्ट करते हैं और फिर उसकी मैक्सिमम डोज की तरफ जाते हैं। तो कैनाग्लिफ्लॉजिन में अगर तो पेशेंट का GFR 60 ml से अबव होता तो फिर हम उसको 100 से 300 पे भी ले जाते, लेकिन पहले ही पेशेंट का GFR 40 पे आ गया है तो हम उसको कैनाग्लिफ्लॉजिन सिर्फ 100 मिलीग्राम तक दे सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एम्पाग्लिफ्लॉजिन की बात करें तो ये डोज इनएडिक्वेट है। एम्पाग्लिफ्लॉजिन आता है 10 से लेके 25 मिलीग्राम्स पर डे में, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी डोजेस भी मेंशन है कि जो C, D और E याद रख लें, ये गाइडलाइन से फोटो लिए इसलिए इन्होंने ऊपर नीचे किया, लेकिन C, D और E कैनाग्लिफ, कैना, डेपा और एम्पा, उसमें तीनों चीजें याद करना आपके लिए इजी हो जाएंगे। सो कैनाग्लिफ्लॉजिन की आपकी डोज जो है दैट इज 100 मिलीग्राम। वो जो यहाँ पे भी लिखा है कि हायर डोजेज जो है वो CKD के पेशेंट में रिकमेंडेड नहीं है। डेपाग्लिफ्लॉजिन की होती है 10 मिलीग्राम, 5 से 10 मिलीग्राम आप दे सकते हैं, और एम्पाग्लिफ्लॉजिन की डोज होती है 10 से लेके 25 मिलीग्राम तक। फिर आ जाता है कि GFR का क्या कट ऑफ है जिसपे हम SGLT2 देंगे या नहीं देंगे। लोएस्ट अगर GFR का कट ऑफ देखा जाए तो दैट इज 20 ml पर मिनट। लेकिन इंडिविजुअल, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल अगर हम कहें ना कि टेस्ट किए गए कि क्या क्या क्राइटेरिया हैं इनके अपने अपने GFR के, वो इसलिए हैं क्योंकि ये जो तीनों डिफरेंट ड्रग्स हैं ना SGLT2, इनके अपने अपने ट्रायल से और हर ट्रायल का अपना अपना GFR का कट ऑफ था और वही इनके लिए सेट कर दिया गया। सो C, D और E अगर आप देखें तो कैनाग्लिफ्लॉजिन का 30, डेपा का 25 और एम्पाग्लिफ्लॉजिन के लिए जो लोएस्ट GFR है दैट इज 20 ml पर मिनट। यानी इतने GFR पे आप पेशेंट में SGLT2 स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये देखें हम जो इनके मोस्ट लैंडमार्क ट्रायल्स है तो दैट वाज कैनाग्लिफ्लॉजिन के लिए देयर वाज क्रीडेंस ट्रायल। हर ट्रायल में आपको मैंने पहले भी ये मेंशन किया हुआ है कि सारी इंफॉर्मेशन ना तो एब्जॉर्ब करनी है ना ही सारी इंफॉर्मेशन रिटेन होनी है। सो इंटेलिजेंटली आप लोगों ने ट्रायल्स को अप्रोच करना है। ट्रायल्स में आपको हमेशा पता होना चाहिए कि नाम, उसमें टेस्ट क्या चीज की गई थी, कोई इंपॉर्टेंट कट ऑफ हो तो वो, और उसके रिजल्ट क्या थे। तो अगर हम कैनाग्लिफ्लॉजिन का क्रीडेंस ट्रायल देखें तो इसमें टेस्ट किया गया था कैनाग्लिफ्लॉजिन 100 मिलीग्राम वर्सेस अ प्लेसिबो। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इसमें GFR का कट ऑफ क्या रखा गया था, और वो याद रखना इसीलिए आसान है क्योंकि हमें पता है कि इसका लोएस्ट जो GFR का टारगेट वो थ्रेशोल्ड होता है वो 30 ml होता है। सो इसमें अगर हम GFR का क्राइटेरिया देखें फॉर एनरोलमेंट तो दैट वाज 30 ml पर मिनट, ठीक है। सो 30 से 90 तक। अच्छा, उसके बाद क्रीडेंस में हमें क्या मिला था, जो SGLT2 है ना इनका एज अ होल एज अ ग्रुप जो है ना इनका यही इफेक्ट था कि इन सब के साथ प्राइमरी रीनल कंपोजिट बेनिफिट देखा गया था। प्राइमरी रीनल आउटकम्स जो हमारे एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट हम स्टडी करते हैं दैट इज कि पेशेंट में नीड फॉर डायलिसिस कितनी हुई, पेशेंट का फॉल इन द GFR जो है वो कितनों में कितने परसेंट आया, और तीसरा ये कि डेथ फ्रॉम एनी रीनल कॉज ये कितने पेशेंट्स में हुए। तो जो प्राइमरी रीनल कंपोजिट आउटकम्स थे तीनों में के साथ जो SGLT2 थे इन सबके साथ बेनिफिट थे, और इवन
प्राइमरी जो सेकेंडरी कार्डियोवैस्कुलर आउटकम्स थे उनमें भी बेनिफिट देखा गया था कि हार्ट फेलियर की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन कम थी, पेशेंट के कार्डियोवैस्कुलर डेथ्स के जो इंसिडेंट्स थे वो डिक्रीज हुए थे। ठीक है, तो अगर हम अगर डेपा सीकेडी को देखें तो वहां पे भी अगेन डेपा को टेस्ट किया गया था वर्सेस अ प्लेसिबो, और उसका क्राइटेरिया जीएफआर का कितना था 25 से 75, और हमें पता है कि इसकी लोएस्ट थ्रेशोल्ड होती है 25 ml पर मिनट। वही इसके भी रिजल्ट्स थे। ठीक है, एम्पा किडनी को अगर देखें तो उसमें जो जीएफआर के क्राइटेरिया थे, ये दो ग्रुप बने हुए क्योंकि इनको प्रोटीन यूरिक और नॉन प्रोटीन यूरिक में डिवाइड किया गया था। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आप अलग अलग ग्रुप को याद रखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि 20 से 45 और 45 से 90 ml पर मिनट के दो ग्रुप्स जो है वो बनाए गए थे, और दोनों में हमें सेम बेनिफिट आया था कि प्राइमरी रीनल कंपोजिट आउटकम्स में बेनिफिट था और सेकेंडरी कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स देखे गए थे, जिसकी बेसिस पे ये एडवाइस किया जाता है कि SGLT2 जो है, ये हमारी AKDIGO गाइडलाइंस की स्लाइड है कि SGLT2 शुड बी गिवन टू ऑल द पेशेंट्स जहां पे भी GFR आपका मोर देन 20 ml पर मिनट है, और वो SGLT2 हमने प्रेफर करना है जिसका कार्डियोवैस्कुलर और रीनो प्रोटेक्टिव इफेक्ट होगा। अच्छा, तो जैसे मैंने कहा था कि मेटफॉर्मिन का अपना सिक डे प्रोटोकॉल है और SGLT2 का अपना, तो SGLT2 का क्या सिक डे प्रोटोकॉल है? SGLT2 का बेसिकली ये सिक डे प्रोटोकॉल है कि जब भी हमें ये खदशा हो कि पेशेंट वॉल्यूम डिप्लीशन में जा सकता है, तब हमने SGLT2 को होल्ड करना है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम डिप्लीशन का जब भी आपका रिस्क होगा, जैसे पेशेंट कोई फास्टिंग स्टेट में है, कोई पेशेंट जिसकी प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी होनी है, या पेशेंट क्रिटिकल मेडिकल इलनेस से सफर कर रहा है, वो पेशेंट है जिनमें आपके जो वॉल्यूम डिप्लीशन है उसका चांस ज्यादा है। और हमें पता है कि SGLT2 का मैकेनिज्म ही इस तरह से डिजाइंड है कि they are going to cause an osmotic diuresis, they are increasing the tendency for volume depletion। तो इनका सिक डे प्रोटोकॉल अप्लाई होगा जहां पे भी पेशेंट में वॉल्यूम डिप्लीशन का रिस्क होगा, जबकि मेटफॉर्मिन में जहां पे भी रिस्क ऑफ ए के आएगा वहां पे हम उसे होल्ड करेंगे। ठीक है, तो इनके जो साइड इफेक्ट्स अगर देखे जाएं तो साइड इफेक्ट्स में आ जाता है कि एक तो यही कि वॉल्यूम डिप्लीशन का रिस्क होता है, इसीलिए हमने इनको हम हर उस पॉइंट पे होल्ड करना है जहां पे हमें ये रिस्क हो कि पेशेंट वॉल्यूम डिप्लीशन में जा सकता है। जेनिटल इन्फेक्शंस का एक रिस्क होता है क्योंकि ग्लाइकोयूरिया होता है, उसके साथ जेनिटल माइकोटिक इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं। कैसे आप उसको मैनेज करेंगे? द सिंपलेस्ट वे यू विल मैनेज देम इज कि काउंसल पेशेंट अबाउट अ गुड जेनिटल हाइजीन, और अगर पेशेंट अपनी अच्छी जेनिटल हाइजीन मेंटेन करे तो जो रिस्क होता है आपकी जेनिटल इन्फेक्शंस का, वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पेशेंट में डेवलप हो सकती है, इसीलिए जो हाई रिस्क पेशेंट हो उसको आपने मॉनिटर करता रहना है ब्लड और यूरिन कीटोन से, जो भी हाई रिस्क पेशेंट होगा। हाइपोग्लाइसीमिया का इन इट सेल्फ जो SGLT2 है, दे आर नॉट एनी जो है ना, दे आर नॉट द ड्रग कॉजिंग हाइपोग्लाइसीमिया, बट जब हम इनको ड्रग्स लाइक इंसुलिन या सल्फोनाइल यूरियाज के साथ देते हैं तब इनका रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया बढ़ जाता है, और उस स्टेट में व्हाट वील डू इज कि हम बाकी ड्रग्स की जो डोजिंग है वो डिक्रीज करेंगे। ठीक है, इसी तरह से जो वॉल्यूम डिप्लीशन का रिस्क है उसमें भी अगर पेशेंट जब बार बार वॉल्यूम डिप्लीशन में जा रहा है, तो इंस्टेड कि हम इतने अच्छे बेनिफिट्स वाले ड्रग को होल्ड करने के बजाय जो पेशेंट के डायूरेटिक्स हैं, इफ द पेशेंट्स कंडीशन अप्लाई अलाउज, अगर पेशेंट की जो वॉल्यूम ओवरलोड में नहीं है तो हम उसके डायूरेटिक्स की डोज को थोड़ा कम कर लेंगे। ठीक है, इसमें जो है वो ये भी आपकी स्लाइड गाइडलाइन से ही है कि इसमें डोज भी बताइए है सिक डे प्रोटोकॉल का, और वही के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन आता है, वो पेशेंट जिसमें 20 ml पर मिनट से ज्यादा GFR हो। हाइपोग्लाइसीमिया को हमने किस तरह से मैनेज करना है कि पेशेंट के सल्फोनाइल यूरियाज जो बैकग्राउंड में इंसुलिन और सल्फोनाइल यूरियाज है उनको हम जो है वो डिक्रीज करेंगे। अब जब भी हम SGLT2 स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, दे ऑल्सो रिजल्ट इन अ डिक्रीज, हाइपर फिल्ट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो आपका GFR भी फॉल करेगा। इनके लिए कितना GFR एक्सेप्टेबल होता है? 10% ऑफ GFR फॉल जो है दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर एन SGLT2 इनहिबिटर। 10% से लेके 20% तक GFR का जो फॉल है ये एक्सेप्टेबल रेंज होती है फॉर SGLT2 इनहिबिटर्स। तो ये अगेन सिक डे प्रोटोकॉल मेंशन किया है कि प्रोलॉन्ग फास्टिंग हो, सर्जरी या मेडिकल इलनेस के साथ आप SGLT2 को होल्ड करेंगे। ठीक है, मैडम इसका जो फॉल इन EGFR है वो तो सेम है ना, जस्ट लाइक एस इनहिबिटर्स की तरह ही है ना, उतना ही नहीं है नहीं ना? नहीं 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 नहीं, एस इनहिबिटर्स का ज्यादा आपकी 30% तक की रेंज है ना, इनमें जी 10 से 20, कुछ जगहों पे 10% मेंशन्ड है, अदर जो है वो आपके 20% कहते हैं, बट ओवरऑल 10 से 20% की रेंज है फॉर SGLT2 इनहिबिटर्स। ठीक है।
अच्छा क्यों वो, अच्छा अगला इंसान के जहन में ये सवाल आता है ना कि क्यों, क्योंकि जो एस इनहिबिटर्स है ना उनका तो प्राइमरी मैकेनिज्म एक्शन का पॉइंट ही हमारा ग्लोमेरुला की इफरेंट आर्टेरियोल्स हैं जिसको उन्होंने रिलैक्स करना है, एफरेंट आपकी कंस्ट्रिक्ट होनी है, तो वहां पे आपकी हाई फिल्ट्रेशन डिक्रीज होनी है। वो 30% का उनका ज्यादा है क्योंकि वहां पे डेफिनेटली क्रेटिनिन में फॉल आना ही आना है। जो SGLT2s है इनका एक प्लियोट्रोपिक इफेक्ट समझ लेना कि ये हाइपर फिल्ट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, जिसलिए इनके साथ जो है वो 10 से 20% तक का जो फॉल इन GFR है दैट इज एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट जो हमारे ग्लाइसीमिया मैनेजमेंट में रेवोल्यूशनरी ड्रग जो डायबिटीज में आए हैं नाउ दैट इज टेकिंग द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, दैट इज आर GLP-1 एनालॉग्स, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टाइड। ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड्स बेसिकली हार्मोन्स होते हैं जो हमारी गट में रिलीज होते हैं इन रिस्पॉन्स टू फूड। जब भी फूड हम इंजेस्ट करते हैं तो ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, and what they do is they cause us they induce a release of insulin and inhibit glucagon, ताकि इंसुलिन आए वो उस ग्लाइसीमिक जो एक स्पाइक आनी है उसको मैनेज कर ले। ठीक है। सो GLP-1 दे आर नॉट रिकमेंडेड के जहां पे भी पेशेंट आपका ग्लाइसीमिया का पेशेंट है, मेटफॉर्मिन और SGLT2s के बाद भी अगर उसका ग्लाइसीमिक कंट्रोल नहीं आ रहा तो GLP-1 आर द प्रेफर्ड हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स एज कंपेयर टू ऑल द अदर जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स होते हैं। ठीक है, प्रेफर्ड। अच्छा इनके क्या प्लियोट्रोपिक इफेक्ट्स होते हैं? जैसे हमने पढ़ा ना SGLT2s में भी प्लियोट्रोपिक इफेक्ट्स आते हैं, तो GLPs के क्या प्लियोट्रोपिक इफेक्ट्स हैं? ओके, बिल्कुल, वेट रिडक्शन है। डेफिनेटली वेट रिडक्शन कैसे होती है? डेफिनेटली ठीक है, तो इनकी जो वेट रिडक्शन होती है दैट इज बाय बोथ बाय एक्शन ऑन द गट एंड एक्शन ऑन द ब्रेन। तो ये दोनों ही एक्शन होते हैं कि एक तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले कर देते हैं, पेशेंट हैज एन अर्ली फीलिंग ऑफ अर्ली सैटिस्फैक्शन, साइमल्टेनियसली दे आल्सो एक्ट ऑन द ब्रेन टू रिड्यूस द फूड नॉइज एंड द जो आपकी एपिटाइट होती है उसको सप्रेस करते हैं। इसके अलावा भी इनके कोई प्लियोट्रोपिक इफेक्ट्स देखे गए हैं? कोई हैं प्लियोट्रोपिक इफेक्ट्स? ओके, मेटाबॉलिक लिवर डिजीज, ठीक है। प्लियोट्रोपिक इफेक्ट्स में हम बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे, वो तो फिर साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं ना। सो कोई और आता है इस तरह से इफेक्ट माइंड में? मैडम ये जीएफआर को भी जी, इंक्रीज करता है? मोहम्मद उसामा या मोहम्मद उस्मान ने बिल्कुल सही जो है वो रिप्लाई में आंसर, बिल्कुल, और मल्टीपल और लोगों ने भी ये जवाब दे दिया है कि जो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स हैं मेजर। आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, चलें, तो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे कि इनके प्लियोट्रोपिक इफेक्ट्स क्या हैं। जो चैट बॉक्स में कई लोगों ने सही आंसर दिया है कि मेजर एडवर्स कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स का इंसिडेंट कम देखा गया, एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की में जो है वो बेनिफिट देखा गया था इनके साथ। अब मजीद जिस तरह इनका यूज बढ़ता जा रहा है तो साइंटिस्ट्स हैव आल्सो ऑब्जर्व देयर बेनिफिट इन लूपस पेशेंट, SLE के पेशेंट्स में भी देखा गया है कि उनके लूपस के जो फ्लेयर्स थे वो डिक्रीज हो रहे हैं। इम्यून बेनिफिट जो है वो इनके जाहिर है विद टाइम दे विल अपीयर एंड दे विल सून बी अपीयरिंग इन गाइडलाइंस, लेकिन अभी के लिए जो है वो इनका यूज इज रिस्ट्रिक्टेड टू डायबिटिक पेशेंट्स। बट रिसेंटली एज ऑफ आई थिंक लास्ट मंथ WHO ने इनको ओबेसिटी की, क्रॉनिक ओबेसिटी की मैनेजमेंट के लिए अपनी गाइडलाइंस में इंक्लूड भी कर ली है। सो मल्टीपल इनके भी प्लियोट्रोपिक इफेक्ट्स हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, दैट इज के एक तो 20 पेशेंट्स में वेट रिडक्शन में हेल्प करेगा, ग्लाइसीमिक बेनिफिट देगा और कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट इनके साथ देखा गया है। किस तरह से अवेलेबल होते हैं? हमारे पास इंजेक्टेबल फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। डुलाग्लूटाइड है, एक्सीनाटाइड इज नॉट रीनली टेस्टेड दैट मच, इसीलिए हम एक्सीनाटाइड को अपनी यूज में इतना नहीं रखते फॉर अ CKD पेशेंट। सो डुलाग्लूटाइड है, वी हैव द ऑप्शन ऑफ लीराग्लूटाइड, सीमाग्लूटाइड।
तो सीमाग्लूट, ऑल ऑफ दीज आर अवेलेबल एज सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इनकी डोजेस भी यहाँ पे मेंशन्ड है, बट सीमाग्लूटाइड इज द वन दैट इज अवेलेबल बोथ इन द इंजेक्टेबल फॉर्म्स जो हमने वंस वीकली देनी होती हैं, स्टार्ट आप करते हैं 0.25 से और फिर 0.5 और 1 मिलीग्राम वंस वीकली पे लेके जाते हैं पेशेंट को, और अदर ऑप्शन इज कि सीमाग्लूटाइड इज द ओनली GLP-1 एनालॉग जो कि ओरल फॉर्म में भी अवेलेबल हैज 3, 7 एंड 14 मिलीग्राम पर डे की फॉर्म में। ठीक है, इनके जो अगर हम ट्रायल्स की बात करें तो इन पे भी मल्टीपल ट्रायल हुए। लीडर ट्रायल में टेस्ट हुआ था लीराग्लूटाइड वर्सेस प्लेसिबो, और बेनिफिट्स यही देखे गए थे कि कार्डियोवास्कुलर रिडक्शन इन दी कंपोजिट ऑफ डेथ फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर कॉजेज, नॉन फेटल MI एंड नॉन फेटल स्ट्रोक। यही जो बस बातें हैं, ये बुक का ही टेबल है, यही जो बातें लिखी हुई ना, यही आपको किसी भी ट्रायल के रेलेवेंट पता होनी चाहिए कि लीडर ट्रायल क्या है, लीराग्लूटाइड वर्सेस प्लेसिबो, और अगर उसमें जिस तरह पहले हमने GFR के साथ डिस्कशन की, यहाँ पे दैट इज नॉट एज इम्पोर्टेंट, और इसमें कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट देखा गया था। ठीक है, सस्टेन ट्रायल में देखा गया सीमाग्लूटाइड को, और हमें जो है वो कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट मिला था, सेकेंडरी तौर पे उसमें किडनी बेनिफिट भी मिला था। उसके बाद सीमाग्लूटाइड पे ही एक और अगर ट्रायल को देखें तो दैट वाज फ्लो ट्रायल, दैट इज नाउ कंप्लीटेड, और इसमें भी देखा गया कि एक तो हमारे पास कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट आया और दूसरा हमें इसमें मिला रीनल बेनिफिट भी। ठीक है, कि फॉल इन द GFR भी स्लो हुआ था इन पेशेंट्स टेकिंग सीमाग्लूटाइड वर्सेस अ प्लेसिबो। सो अगर हम GLPs जो है वो हम कहाँ पे देंगे, इसमें अब असल कोई फॉर जो थ्रेशोल्ड होता है ना GFR का, वो स्पेसिफिकली गिवन नहीं है। इट हैज बीन टेस्टेड अप टू द GFRs ऑफ 15 ml पर मिनट, लेकिन कोई स्पेसिफिक पॉइंट के इस पॉइंट तक आप दे सकते हैं, तो वो जो है वो इस तरह से गिवन नहीं है। लेकिन डोज जो है वो हमारे जहन में होनी चाहिए कि दैट इज के सीमाग्लूटाइड की, लीराग्लूटाइड, डूलाग्लूटाइड, ठीक है, वंस वीकली इनकी डोजेज होती हैं। अदर ऑप्शन जो पेशेंट, क्योंकि GLPs आर अ वेरी एक्सपेंसिव ऑप्शन, तो हम उसको हर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो अदर ऑप्शंस हमारी कौन कौन सी आ जाती हैं थर्ड स्टेप ऑफ द पिरामिड पे, दैट इज के DPP4s आ जाती हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, GLP-1 हार्मोन को जो डिग्रेड करता है एंजाइम, दैट इज DPP4, डाइपेप्टाइडल पेप्टाइडेज 4, ये जाके उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो बेसिकली ये GLPs को ऑगमेंट कर रहे होते हैं, और यही वजह है कि अगर एक पेशेंट में आप GLP-1 एनालॉग दे रहे हैं तो उसको DPP4 नहीं देने। ये दोनों ड्रग्स कभी भी साइमल्टेनियसली नहीं देने, क्योंकि इवेंचुअली जो है वो इनका एक ही एंड पॉइंट है, और दे कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, वेट न्यूट्रल होते हैं ये, और इनमें जो है वो हमारे पास ये लास्ट पॉइंट पे भी कि सम ट्रायल्स जो है ना, दे हैव डिस्क्राइब्ड कि इनके साथ एल्ब्यूमिन यूरिया रिडक्शन भी देखी गई है, बट कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट जो है वो इनके साथ नहीं आया है। अच्छा, इनमें से हमारे पास जो है वो कौन सा DPP4 है जो कि डायलिसिस पेशेंट को भी दिया जा सकता है? बिल्कुल, लीनाग्लिप्टिन इज एन एजेंट जो कि कंप्लीटली मेटाबोलाइज होता है लिवर से, और फिर वो बाइल में एक्सक्रीट हो जाता है, दैट इज व्हाई इट डज नॉट रिक्वायर एनी डोज एडजस्टमेंट, और इसको हम डायलिसिस पेशेंट में भी सेफली दे सकते हैं, क्योंकि इसका किडनी से एक्सक्रीशन में कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आते हैं, अगर हम डिस्कस, हमें इस आप सबको ये पता है कि सल्फोनाइल यूरियाज दे आर इन स्प्लीन, स्क्रीटोगॉजेस, दे बाइंड टू दी पोटेशियम चैनल्स, ओपन करते हैं कैल्शियम चैनल, इंट्रासेलुलर कैल्शियम इनफ्लक्स कराते हैं और इंसुलिन रिलीज करवाते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज थे, देवर जो है वो हाइपोग्लाइसीमिक ज्यादा, उनका इंडेक्स लॉन्ग एक्टिंग थे, एक्सक्लूसिवली किडनी से एक्सक्लूड होते थे, इसीलिए देवर नॉट रीनली सेफ। लेकिन जो सेकंड जनरेशन है, एक तो वो शॉर्ट एक्टिंग है और ज्यादातर लिवर से मेटाबोलाइज होते हैं, इसीलिए इनमें से जो हमारे पास ग्लिक्लाजाइड और ग्लिपिजाइड हैं, दे आर द सेफेस्ट, जो कि इजीली हम अपने ESRD पेशेंट्स में भी यूज कर सकते हैं। जो थायोजोलिडिनिडियोन्स आते हैं, दीज आर योर पायोग्लिटाजोन, ये करते हैं PPAR गैमा के आपके एगोनिस्ट होते हैं, विच वर्क टू इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, बट they are not popular in our CKD patients because one, they increase the risk of heart failure, two, they are weight increasing drugs,
3 they can also increase the risk of bone fractures. इसीलिए हमारे जो CKD population होती है, as a nephrologist we don't use thiazolidinediones that much, लेकिन हमें उसका mechanism of action और उसकी knowledge बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। Meglitinides जो हैं they act again as insulin secretagogues just like sulfonylureas, और ये जो है वो यूजली यूज किए जाते हैं उन पेशेंट्स में जिनका एरेटिक लाइफस्टाइल हो। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स जो हैं दे आर, अल्फा ग्लूकोसाइडेज बेसिकली एक इंटेस्टिनल एंजाइम है, और ये ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स उस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं ताकि कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एब्जॉर्ब ना हो सकें और हमारा जो हाइपोग्लाइसीमिया उसको हम मैनेज कर सकें। अच्छा, ये तो आप बुक की स्लाइड है, बट द अदर स्लाइड जो है ये मैंने गाइडलाइन से आप लोगों के लिए यहाँ पे शेयर की है, क्योंकि इसमें मुझे लगा था कि ज्यादा इजी है इस चीज को समझना कि किस तरह से हमने डोजेस लेके चलनी है। अभी तक जो हमने सारा ड्रग्स का डिस्कस किया है इसको हम एक दफा दोबारा से यहाँ पे देख लेंगे किस तरह से कि मेटफॉर्मिन का अगर हम स्टेजेस में डिवाइड करें तो 44 ml पर मिनट, उसके बाद 15 ml पर मिनट के बाद, क्योंकि हमें पता है कि 45 ml GFR से ऊपर तो आप फुल डोज किसी भी हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग ही दे सकते हैं। सो मेटफॉर्मिन में जो 30 ml GFR है, 45 से ऊपर हमें पता है कि हम उसकी 2 ग्राम तक की डोज दे सकते हैं। जो 30 ml ये 45 से 30 ml में आ जाए उसको मैंने कहा था हम हाफ डोज कर देंगे, यानी 1 ग्राम पर डे तक रखेंगे, और लेस देन 30 ml में हम स्टॉप कर देंगे मेटफॉर्मिन को। सेकंड पे आ जाते हैं SGLT2। यहाँ पे आपके डोज भी मेंशन्ड है कि कैनाग्लिफ्लॉजिन 100 मिलीग्राम, डापाटेन और एम्पाटेन से लेके 25 तक दे सकते हैं। अच्छा, SGLT2 जिस तरह से मैंने मेटफॉर्मिन का कहा कि 30 ml से अगर GFR नीचे फॉल कर गया तो उसको आपने डेफिनेटली स्टॉप कर देना है। इस तरह से SGLT2 के लिए क्या कट ऑफ है, किस पॉइंट पे हम SGLT2 को स्टॉप करेंगे? लेस देन 20 पे। ठीक है। अच्छा, मैं वेट कर रही हूँ कि सब आंसर दे दें इसका। अच्छा, इसका भी एक मिसकंसेप्शन है जो आप लोगों का मैं आज क्लियर करूंगी कि ये जो कट ऑफ है ना 20 ml, 30, 25 और 20 ml पर मिनट, ये सिर्फ डायलिसिस तो इवन बिल्कुल ये जो कट ऑफ दिया जाता है ना 30, 25 और 20 ml पर मिनट का, ये दिया जाता है कि अगर हमने ड्रग को स्टार्ट करना है, ड्रग को मैंने स्टार्ट किया, उसका GFR स्टेबल रहा और उसके बाद ऑब्वियसली उसकी डिजीज की जो है वो क्या कहते हैं कि डिजीज की एक नेचुरल प्रोग्रेशन हो रही है, तो उसमें अगर उसका GFR चलते चलते 20 ml पर मिनट से नीचे भी चला जाता है ना, तो आपको ड्रग स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो उसके कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, उसके रीनो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर वो फॉलिंग जीएफआर के साथ क्या होगा, वो हमें ग्लाइसीमिक कंट्रोल अच्छा नहीं दे सकेगा, क्योंकि अब ग्लाइकोज यूरिया हो ही नहीं रहा, तो वो जीएफआर ही नहीं है, तो ग्लूकोज कहाँ से आएगा जिसको वो एब्जॉर्ब होने से स्टॉप करेगा? तो उसका ग्लाइसीमिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका जो रीनो प्रोटेक्टिव और जो उसके कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है वो अभी भी सिग्निफिकेंटली मेंटेन रहते हैं। इसलिए चाहे उसका जीएफआर लेस देन 20 ml पर मिनट भी हो जाए, तब भी हम SGLT2 कंटिन्यू रखते हैं टिल द इनिशिएशन ऑफ हीमोडायलिसिस। एक दफा हीमोडायलिसिस हमारा थ्रेशोल्ड, सो SGLT2 के लिए हमारा थ्रेशोल्ड क्या है कि अगर पेशेंट में डायलिसिस इनिशिएट हो जाए या पेशेंट का ट्रांसप्लांट हो जाए, तब आप SGLT2 को बंद करेंगे, वरना सिर्फ GFR के फॉल होने की वजह से उसको स्टॉप नहीं करेंगे। ये जो थ्रेशोल्ड है ये माइंड में रखेंगे, ये स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट करने के बाद आप पेशेंट में ड्रग कंटिन्यू कर सकते हैं टिल द इनिशिएशन ऑफ डायलिसिस और if the patient undergoes a kidney transplant। अच्छा, तो हम डोजेस पे थे, तो SGLT2 के बाद वी हैव दी GLPs। सो GLPs में एक्सीनाटाइड का देखें, इट्स नॉट रिकमेंडेड, इट्स नॉट टेस्टेड सफिशिएंटली कि हम अपने किडनी के पेशेंट्स में रिकमेंड कर सकें, बट अदर देन दैट डुलाग्लुटाइड, लीराग्लुटाइड, लिक्सिनाटाइड एंड सीमाग्लुटाइड, दे आर ऑल सेफ एंड नो डोज एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। सही है। तो DPP-4s में अगर हम देखें, सो लीनाग्लिप्टिन इज द वन जिसको कोई डोज एडजस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड है, ये ठीक है। बाकी हमारी जो सीटाग्लिप्टन होती है जो हम 100 मिलीग्राम तक दे सकते हैं, उसमें डिफरेंस ये आ जाता है कि फॉलिंग GFR के साथ अगर 30 ml तक GFR है तो मैक्सिमम आप 50 मिलीग्राम देंगे, और अगर उससे भी नीचे चला गया तो हम सीटाग्लिप्टिन को 25 मिलीग्राम देंगे। सल्फोनाइल यूरियाज में जो सेफ होते हैं दैट इज आर ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड एंड ग्लिमिप्राइड, बट ये ग्लाइब्यूराइड और ग्लिबेनक्लेमाइड जो फर्स्ट जनरेशन होते थे सल्फोनाइल यूरियाज वो हम अवॉइड करेंगे। पायोग्लिटाजोन
इज सेफ, इट्स देयर इज नो डोज एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर इट, बट क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो इतने सिग्निफिकेंट हैं कि हम अपने सीकेडी पेशेंट में कॉमनली यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं ए कार्बोज एंड मिग्लिटोल, 30 ml GFR तक आप ये भी सेफली पेशेंट में दे सकते हैं। एक दफा हम यहाँ से भी गो थ्रू कर लेते हैं कि इससे भी एक दफा रिवाइज हो जाता है कि अगर आप SGLT2 वाले सेगमेंट को देखें, सो SGLT2 के सेगमेंट में अगर हम देखें तो बहुत सिग्निफिकेंट रीनो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, ठीक है, कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, हार्ट फेलियर पे बेनिफिट देखे गए, ग्लूकोज लोअरिंग भी, हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं करता, उसका रिस्क भी थोड़ा है, वेट लॉस भी करवाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम GLP को देखें तो उसमें भी किडनी बेनिफिट भी देखे गए, लेकिन प्राइमरी जो है वो हार्ट पे बेनिफिट देखे गए। इसमें भी इफेक्टिव है, ग्लूकोज लोअरिंग भी बहुत अच्छे से करता है, इसका हाइपोग्लाइसीमिक रिस्क भी लो है और वेट रिडक्शन भी ये करवाता है, ठीक है। उसके अगेंस्ट अगर हम इंसुलिन और सल्फोनाइल यूरियाज को देखें तो इंसुलिन और सल्फोनाइल यूरियाज और ये जो थायोजोलिडिनिडोन्स हैं, जो पायोग्लिटाजोन है, दे आर ऑल वेट इंक्रीजिंग ड्रग्स, सही है। तो एक ओबीज पेशेंट में हम अवॉइड करेंगे इन ड्रग्स को, और इनका हाइपोग्लाइसीमिया रिस्क भी ज्यादा है, ठीक है। तो टू समराइज इट कि ड्रग में हम किस तरह से मैनेज करेंगे, तो फर्स्ट लाइन विल बी कि हम पेशेंट को लाइफस्टाइल एडवाइस करेंगे, लेकिन अगर पेशेंट के ग्लाइसीमिक कंट्रोल अचीव नहीं होते टारगेट्स, तो फिर हम उसमें ड्रग स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विद मेटफॉर्मिन, जिसकी डोज एडजस्टमेंट हमने पढ़ ली है किस तरह से है। देन विल कॉम्प्लीमेंट इट विद SGLT2s, जो SGLT2s हैं वो हमें एक तो ग्लाइसीमिक कंट्रोल इंप्रूव करेंगे, और अगर पेशेंट का पहले ही ग्लाइसीमिक टारगेट्स अचीव हैं तो स्टिल वी कैन ऐड SGLT2s अगर पेशेंट में प्रोटीन यूरिया जो है वो सिग्निफिकेंट हो। SGLT2 को कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट? ठीक है, CKD में यूज कर सकते हैं, प्रोटीन यूरिक CKD में, लूपस में बिल्कुल, टू रिड्यूस प्रोटीन यूरिया डेफिनेटली, IgA नेफ्रोपैथी में भी हमने डिस्कस किया था कर सकते हैं। तो किसी भी प्रोटीन यूरिक CKD में कर सकते हैं, टाइप 2 डायबिटिक्स में कर सकते हैं, और अगर CKD हो विद हार्ट फेलियर, नॉन प्रोटीन यूरिक CKD हो विद हार्ट फेलियर, तो वहां पे भी इसकी रिकमेंडेशन है कि हम SGLT2s यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारी बाकी सारी जो है वो डायबिटिक ड्रग्स की ऑप्शन आ जाती हैं। ये जो एक चार्ट बना हुआ है, इसका ये मकसद है कि हमने अपनी पेशेंट की प्रेफरेंस, जब हमने उसको मेटफॉर्मिन और SGLT2 यूज कर लिया है, अगर अभी भी उसके टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे तो मजीद हम उसमें क्या ड्रग्स यूज कर सकते हैं। अगर तो आपका मकसद है वेट लॉस करवाना, तो जाहिर है कि फर्स्ट लाइन पे प्रेफर ड्रग क्या होगा, GLP-1। अगर फॉर एग्जाम्पल हम पेशेंट में लो कॉस्ट ड्रग्स यूज करना चाहते हैं, हमारा पेशेंट इतना अफोर्डिंग नहीं है, और ये इस तरह के जो ग्राफ्स होते हैं ना, ये रियल लाइफ क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग केसेस में यही पूछे जाते हैं कि आपका पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है, तो फिर आप उसके लिए अब ग्लाइसीमिक कंट्रोल के लिए बेनिफिट दें, तो उस पेशेंट में आप GLP-1 का प्लान नहीं देंगे, बिकॉज वो पेशेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा। तो उसमें आप मेटफॉर्मिन और SGLT2 के बाद हमेशा सल्फोनाइल यूरियाज की तरफ जाएंगे, और ऑल दो लेस डिजायरेबल क्योंकि अफोर्डेबल हैं, तो थायोजोलिडिनिडोन्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। इस तरह अगर वो पेशेंट हो जिसमें हमें ग्लाइसीमिक कंट्रोल बहुत अच्छे से चाहिए, तो फिर हम अगेन GLP-1 और इंसुलिन की तरफ जाएंगे। अगर मेरे पेशेंट में ग्लाइसीमिक जो हाइपोग्लाइसीमिया वो रिपीटेड एपिसोड्स हो रही हैं, तो फिर मैं क्या चाहूंगी कि उस पेशेंट में मैं सल्फोनाइल यूरियाज और इंसुलिन को अवॉइड करूं, और GLPs, DTP4s और थायोजोलिडिनिडोन्स ये मेरे प्रेफरेबल ड्रग्स होंगे, ठीक है। तो ये जो है वो हमारी मैं सारी, आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी GLP-1 को इन कॉम्बिनेशन विद SGLT2 दे सकते हैं हम? बिल्कुल दे सकते हैं। आपने हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, डेफिनेटली दे सकते हैं। रिकमेंडेशन भी यही है कि आपने मेटफॉर्मिन और SGLT2 तो देने ही देने हैं ना। अगर आपका मेटफॉर्मिन से नहीं हो रहा तो सेकंड तो है ही SGLT2, और उसके बाद आप एड ऑन GLP सेफली दे सकते हैं, क्योंकि SGLT2 और GLPs का जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करने का रिस्क ऑन इट्स ओन इतना ज्यादा नहीं है। जो जब इनके बैकग्राउंड में आप सल्फोनाइल यूरिया या इंसुलिन देते हैं ना, रिस्क तब पड़ता है। तो बिल्कुल सेफली आप ये दोनों ड्रग्स एक साथ दे सकते हैं। अच्छा जी, कोई ये रीड करेगा, और इससे अभी जो है मुझे पता लगेगा आप लोगों ने ये ड्रग्स की जो मैंने इतनी खपाई की है उसका कोई समझ आई है कि नहीं।
A 45-year-old man attends the CKD clinic. He is known to have type 2 diabetes and CKD stage 3B-A3. He is struggling to lose weight and he has also seen a dietitian. He reports increasing shortness of breath on exertion. Current medications include metformin, gliclazide, ramipril, amlodipine, sitagliptin, and canagliflozin. His home capillary blood glucose readings are 10 to 15 millimole per liter. On examination, there was moderate bilateral lower limb edema. His BP was 151 by 94, weight 96, and BMI 33.2. Investigations 3 months ago, EGFR 34 ml per minute, urine ACR 521 milligram per millimole, HbA1c 8.1. Latest EGFR 32, urine ACR 601, HbA1c 7.9. What is the next most appropriate step in his management? So A, start insulin glutamate, B, insulin deglutamate and liraglutide, C is कि आप उसको liraglutide देंगे और metformin stop कर देंगे, D is liraglutide start करेंगे और metformin और sitagliptin और sorry gliclazide stop करेंगे, या E, start liraglutide, stop sitagliptin and reduce gliclazide. तो मैं सिनेरियो पे दोबारा चली जाती हूँ. पेशेंट जो है वो यंग मैन है विद टाइप 2 डायबिटीज, और फिर इंफॉर्मेशन आपने पिक करनी होती है सिनेरियो में. सो पेशेंट इज अ स्टेज जीएफआर स्टेज 3B एंड एल्ब्यूमिन यूरिया भी A3, सो हाई रिस्क पेशेंट है. मेटफॉर्मिन, सल्फोनाइल यूरिया, सीटाग्लिप्टिन, ठीक है, और कैनाग्लिफ्लोजिन वो पहले ही ले रहा है. रेमिप्रिल और एम्लॉडिपिन तो जाहिर है वो एंटी हाइपर अपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए ले रहे हैं, ठीक है. तो अब जो है वो आप बताएं कि आप उसकी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसकी डायबिटिक मैनेजमेंट के लिए हम मजीद अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे. मैम लीराग्लुटाइड तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन बाकी ड्रग में से तो कोई भी स्टॉप करने की जरूरत नहीं है अभी. जैसे मेटफॉर्मिन के लिए भी GFR 32 है, ठीक तो है. और सीटाग्लिप्टिन ठीक है, भी बंद करने की जरूरत नहीं. सीटाग्लिप्टिन बंद करने की जरूरत. सीटाग्लिप्टिन की ड्रग क्लास कौन सी है? वो है DPP-4. अभी मैंने एक चीज बताई थी ये कि दोनों साथ में DPP-4 देते और हैं, सही है. GL दोनों साथ में देते हैं. हम्म. ठीक है, सही है. तो अब ये तो आप लोग इस चीज पे तो आ गए कि डी और ई में ही कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, और दोनों में ही स्टार्ट लीराग्लुटाइड भी है. दैट मेक्स सेंस टू एवरीवन के, क्योंकि पेशेंट में जो है वो ओबेसिटी भी है, और हमने DPP-4 साथ नहीं देने तो स्टॉप सीटाग्लिप्टिन भी हो गया. अब थर्ड जो चीज जो दोनों में डिफरेंट है दैट इज के ग्लिक्लाजाइड को स्टॉप करें या ग्लिक्लाजाइड को रिड्यूस करें. रिड्यूस करें. बिल्कुल, हम रिड्यूस करेंगे, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया यही बताया था मैंने कि ऑन इट्स ओन जीएलपीज का हाइपोग्लाइसीमिया रिस्क इतना ज्यादा नहीं है, बट जब साथ में कोई सल्फोनाइल यूरिया या इंसुलिन चल रही होती है तो फिर पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो सकता है. सो हम लीराग्लू जीएलपी स्टार्ट करेंगे, साथ में DPP-4 उसका स्टॉप कर देंगे और सल्फोनाइल यूरिया को रिड्यूस करेंगे, ठीक है. अच्छा, जो नेक्स्ट हमारी मैनेजमेंट होती है, अगर पेशेंट में ग्लाइसीमिक कंट्रोल ही ना आ रहा हो तो हम पेशेंट में इंसुलिन की तरफ जा सकते हैं. इंसुलिन में बेसिकली जो आपकी एक्सक्रीशन होती है दैट इज 30 से 80% ऑफ इंसुलिन इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज. दैट इज व्हाई विद फॉलिंग जीएफआर देयर इज ऑलवेज अ हायर रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया. सो हाइपोग्लाइसीमिया आपके पास क्यों क्यों डेवलप होता है सीकेडी में? क्योंकि इसकी देखें ना 80% एक्सक्रीशन आपकी किडनी से होनी है. इसके अलावा रीनल ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होता, पेशेंट में मैल न्यूट्रिशन डेवलप हो रही होती है. सो जब जीएफआर फॉल कर रहा होता है, इट्स रिकमेंडेड कि जब जीएफआर आपका 45 ml पर मिनट तक ड्रॉप हो जाए तो इंसुलिन की डोज रिकमेंडेड होती है कि हम उसको हाफ कर लें. मल्टीपल डिफरेंट जो फॉर्म्स मिलती हैं, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग एक्टिंग, इनकी हम डिफरेंट रिजीम्स देते हैं. बेजल बोलस रिजीम होती है, दूसरी आप जिसमें हम बोलस डोज देते हैं रेगुलर या शॉर्ट एक्टिंग की, और साथ में आप इंटरमीडिएट या लॉन्ग एक्टिंग की एक बेजल डोज देते हैं, ठीक है. अच्छा, जो टाइप 1 डायबिटिक्स होते हैं उनमें इंसुलिन तो हम यूज करते ही हैं, कोई हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग भी है जो हम यूज कर सकते हैं?
या बिल्कुल कोई ऐसा ड्रग नहीं अभी तक तो डेवलप हुआ कि जो हम टाइप 1 डायबिटिक्स में यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक इंसुलिन की वाइल में 10 ml होते हैं, उसमें कितने यूनिट्स होते हैं? बिल्कुल 100 इंटरनेशनल यूनिट्स जो है वो एक वाइल में होते हैं। अच्छा जी। सो ये दिस वाज ऑल अबाउट दी ग्लाइसीमिक मैनेजमेंट के किस तरह से हम ड्रग्स और इंसुलिन के साथ मैनेज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को जो है वो समझ आया होगा। तो कोई अगर क्वेरी हो तो फिर हम दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ डायबिटिक पेशेंट विद सीकेडी इज द ब्लड प्रेशर कंट्रोल। ब्लड प्रेशर कंट्रोल दोनों ही तरह, टाइप 1 पेशेंट हो या टाइप 2 पेशेंट हो, इन ऑल दीज पेशेंट्स वी हैव टू मैनेज ब्लड प्रेशर। ठीक है। और रिकमेंडेशन अकॉर्डिंग टू 2021 की डीको गाइडलाइन इज के टारगेट जो है दैट शुड बी लेस देन 140/90 फॉर ऑल पेशेंट्स, एंड स्पेशली जिन जो प्रोटीन यूरिक पेशेंट हो यानी कि जिनका यूरिनरी एसीआर मोर देन 30 मिलीग्राम्स पर डे हो, वहां पे हमारा टारगेट होना चाहिए लेस देन 130/80 का। द फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो यूज किए जाते हैं दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकर्स, दैट इज एस या एआरबीज। अच्छा, एएस या एआरबीज में से क्या प्रेफरेंस है कि टाइप 1 में कौन से यूज किए जाएं और टाइप 2 में कौन से यूज किए जाएं? कोई प्रेफरेंस नहीं है, पहले थी प्रेफरेंस लेकिन अब नहीं है, क्योंकि कुछ ट्रायल वेरी हुए थे गुड। उसकी बेस पे हमने किया था। बिल्कुल बिल्कुल, पहले ये ट्रायल्स की बेसिस पे होता था, एक मिसकंसेप्शन के एएस इनहिबिटर्स जो है वो टाइप 1 में यूज होंगे और एआरबीज टाइप 2 में, बट ऐसी कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। वी कैन यूज ईदर वन इन either type of diabetes। ठीक है। so these discussion you all are well aware of के एस और एआरबीज जब भी हमने स्टार्ट करने हैं तो हम किस पेशेंट में स्टार्ट कर सकते हैं, टाइप 2 डायबिटिक्स में या टाइप 1 में भी हम यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे? जब पेशेंट में सीकेडी हो, पेशेंट को हाइपरटेंशन हो या पेशेंट एल्ब्यूमिन यूरिक हो, तो हम ये स्टार्ट करेंगे इसकी लोएस्ट डोज से और फिर इसको अप टाइट्रेट करते लेके जाएंगे। कहाँ तक हम लेके जा सकते हैं? जब भी आपका जीएफआर जो है, हमने पेशेंट में किस तरह से है ये भी हमने पहले से चार्ट पढ़ा हुआ है कि एक एस या एआरबी स्टार्ट करने के बाद हमने पेशेंट में देखना होता है एट 2 to 4 वीक्स हमने दो चीजें मॉनिटर करनी होती हैं, उसका क्रेटिनिन और उसका पोटेशियम। अगर तो ये दोनों चीजें नॉर्मल हैं तो हम उसकी डोज को अप टाइट्रेट करते जाएंगे ताकि हम मैक्सिमम डोज तक जाएं और मैक्सिमम एंटी प्रोटीन यूरिक इफेक्ट जो है वो गेन कर सकें। अगर पेशेंट का पोटेशियम जो है वो मोर देन 20% इंक्रीज हो गया है उसके बेस लाइन से, तो हम पहले तो यही अटेम्प्ट करेंगे कि ऐसा कोई भी फैक्टर जो उसका हाइपरक्लीमिया कॉज कर रहा है इन ड्रग्स के अलावा उसको करेक्ट करें। जैसे उसमें हम उसके डोज, उसकी डाइट को मॉडिफाई करें, उसमें पोटेशियम बाइंडर्स यूज कर लें, डायरेटिक्स यूज कर लें ताकि उसके पोटेशियम को नीचे ला सकें। ठीक है। और अगर अदरवाइज हमें इसको होल्ड करना पड़ेगा। अगर इन सब के बाद भी उसका हाइपरकैलेमिया परसिस्ट करता है तो फिर आपको एसीआरबीज स्टॉप करने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर पेशेंट का अगर उसका जीएफआर जो है वो मोर देन 30% का फॉल आ जाता है, क्रेटिनिन उसका मोर देन 30% इंक्रीज हो जाता है, सो फर्स्ट हम उसके हमेशा रूल आउट करेंगे कि कोई एकेआई का कॉज तो नहीं, कोई वॉल्यूम डिप्लीशन, कोई डायरेटिक्स, कोई एनसेड तो नहीं ले रहा। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपको 30% के राइज पे एसीआरबीज को स्टॉप करना ही करना है। ठीक है। और फिर हमने ये नहीं है कि हम उसका रीनल आर्टरी स्टेनोसिस का वर्कअप करके स्टॉप करेंगे उसका वर्कअप करेंगे। अगर वो क्लियर आता है तो आप उसको स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन इस सस्पिशन पे कि इतना राइज पेशेंट में रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से ही है, हम हमेशा इसको स्टॉप करेंगे। ठीक है। तो एसीआरबीज का ये एक जो है वो इजी करने के लिए मैंने लिखा है कि जब भी डायबिटिक पेशेंट जिसमें आपका एल्ब्यूमिन यूरिया A2 यानी 30 मिलीग्राम से ज्यादा हो, हाइपरटेंशन हो, कोई भी सीकेडी, एनी टाइप ऑफ सीकेडी विद एल्ब्यूमिन यूरिया, सीकेडी विद हाइपरटेंशन या इवन सीकेडी विद हार्ट फेलियर हो, वहां पे हमारे एसीआरबीज का यूज जस्टिफाई होता है। तो ये जो है वो डिफरेंट एस और इनहिबिटर्स और एआरबीज हैं जिनकी डोज एडजस्टमेंट के साथ जो है वो चार्ट गिवन है। तो ये कौन रीड करेगा? A 75-year-old woman with COPD, type 2 diabetes, and CKD stage 3B. A2 is started on Losartan 50 mg once a day by her GP. She was originally taking Ramipril 5 mg but developed an irritating dry cough and requested an alternative.
On examination, her blood pressure is 119 by 70 mmHg. Investigation shows 2 months ago, serum urea 7.6, creatinine of 136 micromole per liter, EGFR of 34 ml per minute. And latest serum urea is 9.2, creatinine is 181, and EGFR of about 25 ml per minute. What is the most appropriate next step? Continue losartan, reduce losartan by 50%, stop losartan, switch to amlodipine or switch to ramipril. Initially 34 था और 25 हो गया 2% में. इसको स्टॉप कर देंगे. बिल्कुल, लॉसार्टन को हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि 30% से ज्यादा जो सीरम क्रेटिनिन है उसमें 30% से ज्यादा का राइज आ गया है. जो क्रेटिनिन है 136 से 181 माइक्रोमोल पे चला गया, तो हम उसको एस इनहिबिटर्स को स्टॉप कर देंगे. अदर देन दैट जो है वो हम डायरेटिक्स ऐड कर सकते हैं, बट जो प्रेफर्ड सेकंड लाइन ड्रग होते हैं हाइपरटेंशन के लिए दे आर सीसीबीज. सीसीबीज में वी हैव द डाइहाइड्रोपिरिडीन सीसीबीज, दे हैव अ बेटर हाइपरटेंसिव कंट्रोल, बट प्रोटीन यूरिया रिडक्शन ये नहीं करते हैं. ऑन दी अदर साइड जो नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन्स हैं ये हमारे पास एंटी प्रोटीन यूरिक बेनिफिट भी देते हैं. सो अगर एक पेशेंट डायबिटीज में है जिसमें आपको हाइपरटेंसिव कंट्रोल के अलावा उसमें प्रोटीन यूरिया मैनेजमेंट के लिए देना हो, तो हम ACRBs के साथ नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन जो डिल्टाइजम है वो भी दे सकते हैं. अच्छा, जब ये दोनों क्लास ऑफ ड्रग्स जो हैं वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ही हैं तो ये डिफरेंस क्यों है कि आप रिटेन फ्लूइड नहीं. चले एक हिंट मैं ये देती हूँ कि ये वेस्कुलर इनका दोनों का इफेक्ट है, और ये आप लोगों ने सर्च करना है, ये चीज आप लोगों ने, ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ के स्टडी करना है कि क्या फर्क है दोनों ड्रग्स में. हालांकि दोनों कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं. व्हाई डू डाइहाइड्रोपिरिडीन सीसीबीज increase albumin urea whereas the non-dihydropyridines reduce प्रोटीन यूरिया? इसका आंसर जो है वो हम लोग ग्रुप पे डिस्कस करेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे बताएंगे इसका आंसर. ठीक है. अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट एस्पेक्ट अगर हम अपने पिरामिड का देखें, तो पिरामिड में हमने कहा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. सेकंड स्टेप पे हमारे पास आ गया मेटफॉर्मिन, SGLT2s, ठीक है, और रास ब्लॉकेड और स्टेटिन्स की डिस्कशन आप अभी अब करेंगे. थर्ड स्टेप में अगर हम जाएं तो हमारे पास हमने पढ़ा था जैसे ग्लाइसीमिक इंप्रूवमेंट के लिए जो है वो GLPs, और फोर्थ पे जो है वो ग्लाइसीमिक. इस स्टेप का यही कि प्रायोरिटी कितनी जा रही है. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप में क्या था, मेटफॉर्मिन और SGLTs, उसके बाद GLP-1 एनालॉग, और फिर बाकी सारे आपके ग्लाइसीमिक ड्रग्स थे. अगर हम रास हाइपरटेंशन का कंट्रोल देखें तो रास ब्लॉकेट सबसे पहले और उसके बाद बाकी सारे ड्रग्स. जो थर्ड स्टेप ऑफ पिरामिड है वहां पे हमारे पास आते हैं नॉन स्टेरॉयडल MRAs, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर ब्लॉकर्स. इनकी जो है वो डिस्कशन अभी हम करेंगे. और क्यों करेंगे, क्यों ये जरूरी है, मतलब क्या बेनिफिट है एडिशनल इनका डायबिटीज में. तो ये देखा गया है कि डिस्पाइट के पेशेंट को मैक्सिमल जो डोज ऑफ एस या ARB जब हमने दी किसी भी पेशेंट को अपने, उसके बाद भी 30 से 40% पेशेंट्स होते हैं जिनमें आपका एल्डोस्टेरोन लेवल इंक्रीज हो जाता है. क्योंकि हमें पता है कि जो मोस्ट पोटेंट स्टिमुलाई फॉर एल्डोस्टेरोन है दैट इज एंजियोटेंसिन 2. तो जब हमने रास सिस्टम को ब्लॉक कर दिया तो लॉजिकली तो आपका एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट नहीं होना चाहिए, बट अबाउट 30 to 50% ऑफ पेशेंट्स स्टिल शो एन इंक्रीज इन द एल्डोस्टेरोन लेवल्स डिस्पाइट हैविंग अ रास ब्लॉकेट बीइंग यूज्ड. दिस इज नोन एज एल्डोस्टेरोन ब्रेक थ्रू. और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों आती है, कोई मुझे बताएगा कि क्या जरूरत है फिर, अगर एल्डोस्टेरोन इंक्रीज हो ही रहा है तो क्यों हमें जरूरत है कि हम एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक करें अलग से. एल्डोस्टेरोन, ठीक है, डॉक्टर राबिया ने आंसर दिया कि एल्डोस्टेरोन कॉजेज फाइब्रोसिस. ठीक है, वन वन थिंग, बिल्कुल. व्हाट एल्स? कॉजेज रिटेंशन ऑफ सोडियम, राइट. बिल्कुल, बताते जाएं.
हाइपरटेंशन कॉज करते हैं, बिल्कुल एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। ठीक है, ठीक है। सो एल्डोस्टेरॉन के साथ देखा गया कि डिस्पाइट ये जो मैंने बताया कि जब हमने एस इनहिबिटर्स एस या एआरबीज दे दिए और एंजियोटेंसिन 2 को हमने ब्लॉक कर दिया, उसके बाद भी 30 to 40% पेशेंट्स थे जिनमें एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस हो रहा था एज थ्रू अ मैकेनिज्म दैट इज नोन एज एल्डोस्टेरॉन ब्रेक थ्रू। और इस की इंपॉर्टेंस क्या है कि एल्डोस्टेरॉन के मल्टीपल डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, नॉट जस्ट ऑन द किडनी बट इट हैज मल्टी सिस्टमिक इफेक्ट्स। किडनी में क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं कि ये कॉज करता है इनएक की स्टिमुलेशन से, ये कॉज करता है सोडियम रिटेंशन, ये कॉज करता है लॉस ऑफ पोटेशियम, सो हाइपोकलीमिया विच विल फर्दर इंक्रीज विंक। ठीक है, विंक एक्टिवेशन कॉज करेगा, वो और हाइपरटेंशन कराएंगे। ठीक है, इंटेस्टिनल सॉरी इंटरस्टिशियल सेल्स की फाइब्रोसिस कराएगा, सो वॉल्यूम रिटेंशन कराएगा, सोडियम रिटेंशन उसके साथ वॉल्यूम रिटेंशन, वॉल्यूम डिपेंडेंट हाइपरटेंशन डेवलप हो रही है, हाइपोकलीमिया उसको ऑगमेंट कर रहा है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस आपके पास हो रही है। ये तो हो गया किडनी पे इफेक्ट। इसके साथ ये भी देखा गया कि वेसल्स में जो आर्टीरियल वेसल्स थी उसमें जो वेजोकंस्ट्रिक्टर को इसका सेंसिटिविटी थी वो इंक्रीज हो रही थी, तो वेजोकंस्ट्रिक्शन ज्यादा हो रही थी, आर्टीरियल स्टिफनिंग ज्यादा हो रही है, एथेरोस्क्लेरोसिस ज्यादा हो रहा है। सीएनएस में सिंपैथेटिक आउटफ्लो इंक्रीज करवाता है एल्डोस्टेरॉन, सो अगेन कॉजिंग फर्दर हाइपरटेंशन, फर्दर एल प्रोटीन्यूरिया। और हार्ट में देखा गया कि मायोकार्डियल सेल्स के फाइब्रोसिस हो रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो रही थी। इसी तरह से मैक्रोफेजेस में जो है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस का रिलीज जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। इन सारी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास जो है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड ब्लॉकर्स जो है वो आते हैं। सो मिनरलोकॉर्टिकॉइड ब्लॉकर्स में हमारे पास वेल नोन स्पाइरोनोलेक्टोन और एप्लेरेनॉन भी आते हैं। ठीक है, दे हैव द सेम इफेक्ट। ये जो प्रोटीन यूरिया को इफेक्ट डिक्रीज करने का इफेक्ट होता है ना, वो बिल्कुल सेम है, वो उसी तरह है कि जैसे अग्निया ड्रग जिस तरह से फिनरिनोन है, इन सब में सेम है कि सबने मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है, प्रोटीन यूरिया को डिक्रीज करना है। ये प्रोटीन यूरिया को कैसे डिक्रीज करते हैं? ये तो फाइब्रोसिस को डिक्रीज कर रहे हैं ना, ये तो सिंपैथेटिक फ्लो को डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये प्रोटीन यूरिक ड्रग एंटी प्रोटीन यूरिक ड्रग्स के तौर पे क्यों यूज हो रहे हैं? कोई बता सकता है? किसी के जहन में आ रहा है कुछ? एल्डोस्टेरॉन जो हमारे होते हैं ना, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर ब्लॉकर्स, व्हाट दे डू इज बेसिकली कि यही जो इनके इफेक्ट्स है ना कि ये फाइब्रोसिस को लिमिट करते हैं, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फाइब्रोटिक इफेक्ट की वजह से ये आपके पोडोसाइट इंजरी को जो है वो लिमिट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करते हैं, उससे क्या होता है, हाइपर फिल्ट्रेशन कम, आपका एल्ब्यूमिन यूरिया कम है। ठीक है, तो ये इनका मैकेनिज्म होता है एंटी प्रोटीन यूरिक ड्रग के तौर पे, एंड दैट इज वाई हम इनको रास ब्लॉकेट्स के साथ सेफली दे सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को एंटेगन वो सॉरी एक सिमिलर इफेक्ट नहीं है, दोनों का अलग अलग इफेक्ट है और फर्दर प्रोटीन यूरिया को रिडक्शन में ये हेल्प करेंगे। सो इनमें जो है वही स्पाइरोनोलेक्टोन लेप्रेनोन का भी वही फंक्शन है और फिनरेनोन का भी वही फंक्शन है। तो फिर क्या ऐसा डिफरेंस है, क्यों हम इतना डायबिटीज के पेशेंट में जो है वो फिनरेनोन को लेके फिर रहे हैं? क्यों हम कह रहे हैं कि जी फिनरेनोन स्टार्ट की जाए पेशेंट को, when they all are just mineralocorticoid receptor antagonists? इन सब ने ही प्रोटीन यूरिया रिडक्शन करनी है, सबने फाइब्रोसिस कम करना है। अच्छा, तो यही मैं सुनना चाह रही थी, और ये जो है ना रिलेटिवली एक गलत कॉन्सेप्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि इनमें जो है वो हाइपरकलीमिया की जो रिस्क है ना वो डिफरेंट है, क्योंकि हाइपरकलीमिया का मैकेनिज्म होता है एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर के साथ। ठीक है, सो मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के साथ बाइंड करके इनका जो इफेक्ट है वो बिल्कुल सेम है, यानी जो सोडियम पे इनका इफेक्ट है वो सेम है, पोटेशियम पे इनका इफेक्ट सेम है। द डिफरेंस जो है वो आता है, बिल्कुल डॉक्टर खतीजा ने सही जवाब दिया है कि डिफरेंस आता है स्टेरॉइड रिलेटेड साइड इफेक्ट्स में, कि ये देखा गया है कि जो स्पाइरोनोलेक्टोन और एप्लेरेनॉन है ना, ये आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के अलावा एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स के साथ भी बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से ये साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, गायनेकोमेस्टिया, डिस्मेनोरिया। इन
जो है ना डिजायरेबल साइड इफेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए वी केम अप विद दिस ड्रग फिनरेनोन. इट हैज मोर स्पेसिफिक बाइंडिंग विद मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, जिसकी वजह से जो ये स्टेरॉइड साइड इफेक्ट्स हैं ये आपको नहीं मिलते हैं, और इसीलिए हमने जो है वो प्रेफर किया कि डायबिटिक पेशेंट में हम फिनरेनोन को यूज करें. वरना पोटेशियम पे अगर इनका इफेक्ट देखा जाए तो दैट्स सिमिलर. इसीलिए जब हमने ये ड्रग स्टार्ट करना होता है तो हमने पोटेशियम की मॉनिटरिंग भी करनी होती है. ठीक है, सो कहाँ पे हम प्रेफर करेंगे कि हम जो है वो फिनरेनोन यूज करें? उस पेशेंट में जिसमें आप टाइप 2 डायबिटिक है, पेशेंट में आपका सीरम पोटेशियम लेवल नॉर्मल है, GFR इज मोर देन 25 ml पर मिनट, एंड एल्ब्यूमिन यूरिया अभी भी ज्यादा है. एल्ब्यूमिन यूरिया उसका 30 मिलीग्राम से ज्यादा है डिस्पाइट द मैक्सिमम टॉलरेबल डोज ऑफ रास. ठीक है, एस या ARB आपने दिया हुआ है पेशेंट को, उसके बाद भी अगर उसका प्रोटीन यूरिया सिग्निफिकेंट है और प्रोवाइडेड कि उसका GFR मोर देन 25 ml पर मिनट है, तो हम पेशेंट में सेफली फिनरेनोन यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब ये चार्ट जो है वो डोजिंग से रिलेटेड है, और आपने देखा होगा ऊपर एक ही चीज लिखी है कि पोटेशियम लेवल. सो पोटेशियम पे इसका इफेक्ट आता ही है. सिग्निफिकेंटली देखा ये गया था कि प्लेसिबो के कंपैरिजन में जो है वो इसका हाइपरकलीमिया का रिस्क ज्यादा नहीं था. अदरवाइज एज अ ग्रुप जो है वो इनका सेम इफेक्ट होता है. स्टेरॉइड साइड इफेक्ट जो है वो डिक्रीज होते हैं. ठीक है, तो हम स्टार्टिंग डोज क्या लेते हैं? फिनरेनोन की स्टार्टिंग डोज हम 10 मिलीग्राम पे स्टार्ट करते हैं कि अगर पेशेंट का GFR मोर देन अगर तो GFR मोर देन 20 ml पर मिनट है तो 20 मिलीग्राम्स पर डे, वरना अगर 25 से 59 ml पर मिनट है तो हम 10 मिलीग्राम्स पर डे पे स्टार्ट करते हैं. फिर 1 महीने बाद आप पेशेंट का पोटेशियम लेवल मॉनिटर करेंगे. अगर तो 1 महीने बाद भी पोटेशियम लेवल लेस देन 4.8 ही रहता है तो हम उसको अप टाइट्रेट कर देंगे 20 मिलीग्राम पे. अगर पोटेशियम लेवल चले जाते हैं, थोड़ा सा बढ़ जाते हैं और वो 4.9 से 5.5 पे आ जाते हैं, तो आपने जो डोज स्टार्ट की थी उसी को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, और हर 4 महीने बाद पोटेशियम लेवल मॉनिटर करते रहेंगे. अगर पोटेशियम लेवल मोर देन 5.5 हो जाते हैं तो हम पेशेंट में फिनरेनोन स्टॉप कर देंगे. दिस वाज अनदर क्वेश्चन जो मुझसे जो सेकंड एग्जामिनर थे उन्होंने फिनरेनोन पे आके सारी पूरी जिस तरह से वो एक GFR की स्टेजिंग से शुरू हुई थी ना, आपसे बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्मूथ तरीके से जो है ना वाइवा, अगर आपने अप्रोच पेशेंट को सही से किया होगा ना और आप अपनी चीजों को जस्टिफाई करेंगे तो आपसे बड़े सीधे तरीके से चीजें पूछी जाएंगी. तो मुझसे GFR की स्टेजिंग से शुरू होके स्क्रीनिंग, मॉनिटरिंग, यही जो मैं आपको सारा बता रही हूँ ना, ये सारी चीजें पूछते पूछते जब फिनरेनोन पे आए तो इवन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द ड्रग के पोटेशियम लेवल के कब मॉनिटर करेंगे, फर्स्ट टाइम आप 1 मंथ में मॉनिटर करेंगे, उसके बाद एवरी 4 मंथ्स किस तरह से लेके चलेंगे. अगर आपका पोटेशियम लेवल इतना आ जाता है कि लेस देन 5.8 है तो आप टाइट्रेट करेंगे. 4.8 से 5.5 है तो सेम डोज लेके चलेंगे. अगर पोटेशियम लेवल 5.5 से भी ऊपर चला जाता है तो मैं इमीडिएटली फिनरेनोन स्टॉप कर दूंगी. मैं हर वो अटेम्प्ट करूंगी ताकि पोटेशियम लेवल को नॉर्मलाइज करूं विद डाइट, विद पोटेशियम बाइंडर्स, एंड देन आई रीचेक पोटेशियम एट 2 to 4 वीक्स. अगर और कब मैं कंसीडर करूंगी रीइनिशिएशन, ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो कब मैं रीइनिशिएट कंसीडर करूंगी रीइनिशिएशन, जब भी पेशेंट का पोटेशियम लेवल लेस देन 5 पे आएगा. उससे पहले हम ड्रग को रीइनिशिएट नहीं करेंगे. तो फिनरेनोन से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट ट्रायल्स थे देवर फिडेलियो ट्रायल. फिडेलियो ट्रायल में भी फिनरेनोन को टेस्ट किया था गया था वर्सेस अ प्लेसिबो, और ये देखा गया था कि देयर वाज प्राइमरी रीनल बेनिफिट और सेकेंडरी कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट था. दूसरा जो इंपॉर्टेंट ट्रायल था वो दैट वाज फिगारो. फिगारो ट्रायल में भी अगेन फिनरेनोन वर्सेस प्लेसिबो था, और इसमें ये देखा गया था, अभी इसमें सिर्फ फिडेलियो और फिगारो में फर्क ये था कि फिडेलियो में रीनल पेशेंट्स में प्राइमरी रीनल बेनिफिट था, जबकि फिगारो में प्राइमरी आपका कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट था. ये जो इतनी बारीकियां होती हैं ट्रायल्स की, ये आपने ज्यादा डिटेल में टॉक्स के टाइम पे वैसे पढ़नी है. ठीक है, लेकिन आपको मोटा मोटा जरूर पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट ट्रायल्स होते हैं. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो सारी डिस्कशन है वो आई एम श्योर आप सबको बहुत अच्छे से आती है, लेकिन हम एक क्विकली जो है वो गो थ्रू करेंगे. डिस्लिपिडीमिया की मैनेजमेंट के लिए व्हाट डू वी प्रेफर? स्टेटिन थेरेपी इज द प्रेफर्ड ड्रग. A statin is recommended for all the patient with type 1 and type 2 diabetics, क्योंकि अगर फॉर प्राइमरी लो डोज हम स्टार्ट करते हैं अगर हमने प्राइमरी में प्रिवेंशन करनी है, और अगर किसी पेशेंट में पहले से ही एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज हो चुकी है तो हम उसको हाई डोज देते हैं फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन. लेकिन अगर एक पेशेंट में डायलिसिस इनिशिएट हो गए हैं, पेशेंट इज
ऑलरेडी एन ESRD पेशेंट, उसको डायलिसिस स्टार्ट कर दिए गए हैं, उसमें स्टेटिन थेरेपी देने का बिल्कुल कोई बेनिफिट नहीं है, उसमें कोई कार्डियोवास्कुलर इंप्रूवमेंट्स नहीं आने वाली। तो टारगेट्स हमने क्या रखने होते हैं, टारगेट हमारे होते हैं LDLs हमने रखने होते हैं 70 से लेके 100 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर तक, और हर उस पेशेंट को ट्रीट करना है जब 100 मिलीग्राम से अबव हो। तो रिकमेंडेशन स्टेटिन के लिए वही है जो हमारे CKD के किसी भी ग्रुप में होती है कि अबव 50 ईयर्स ऑफ एज, तो सारे पेशेंट्स को CKD के साथ हमने स्टेटिन थेरेपी देनी है, एंड द ग्रुप बिटवीन 18 to 45 ईयर्स ऑफ एज हमने तब देनी होती है स्टेटिन थेरेपी CKD के साथ जब पेशेंट में कोई एडिशनल रिस्क फैक्टर हो, जैसे डायबिटीज। अगर एक 18 से 45 ईयर्स का पेशेंट है जिसको CKD भी और वो डायबिटिक है, तो उसमें हम स्टेटिन देंगे। फॉलो अप करेंगे पेशेंट को 3 मंथली लिपिड प्रोफाइल के साथ। अगर कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस को देखा जाए तो उसी तरह मैनेज की जाती हैं जैसे एक नॉन डायबिटिक या नॉन CKD पेशेंट में मैनेज की जाती हैं। जिस भी पेशेंट को PCI या कैबेज की जरूरत हो, एंजियोग्राफी की जरूरत है, तो आपने करनी है, उसमें आपने AKI का रिस्क नहीं देखना। अगर एंजियो PCI रेकमेंडेड है, पेशेंट को इंडिकेटेड है, रिक्वायर्ड है, तो आपने करनी ही करनी है। एंड कैबेज हैज बीन फाउंड टू हैव मोर मोर्टेलिटी बेनिफिट। एस्पिरिन जो है वो फर्स्ट लाइन रिकमेंडेड होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए। अच्छा, प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए जैसे हम स्टेटिन यूज करते हैं कि पेशेंट में प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए, उस तरह से एंटीप्लेटलेट थेरेपी नहीं रिकमेंडेड। एंटीप्लेटलेट थेरेपी आपने यूज करनी है सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए, जिसको ऑलरेडी एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज या कार्डियोवास्कुलर डिजीज है। ठीक है। अगर हम माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो रेटिनोपैथी को भी उसी तरह मॉनिटर करना होता है जैसे हम नेफ्रोपैथी को मॉनिटर करते हैं। स्टार्ट हमने किस तरह मॉनिटर करना होता है, फंडोस्कोपी के साथ कब स्टार्ट करनी है, 5 years फ्रॉम डायग्नोसिस फॉर टाइप 1 एंड फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ डायग्नोसिस फॉर अ टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट। ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या होती हैं, वे हैव दी एंटी VEGF इंजेक्शंस, एवेस्टिन के नाम से जो इंजेक्शंस आते हैं, या हमारे पास ऑप्शन आती है PRP की, दैट इज पैन रेटिनल फोटो कोएगुलेशन हम कर सकते हैं। डायबिटिक फूड के लिए हमेशा पेशेंट को एडवाइस करनी है गुड फिटिंग शूज की, और पेशेंट में एग्जामिनेशन करना है, और अगर फर्दर हमने इन्वेस्टिगेशन करानी हो तो वी हैव द ऑप्शन ऑफ अ ब्रेकियल एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, जिसमें अगर आपकी वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 1.4 की वैल्यू नॉर्मल होती है, और अगर आपकी लेस देन 0.9 की वैल्यू आती है, दैट शोज के पेशेंट को पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज है, और सर्जिकली अगर जरूरत हो तो पेशेंट को मैनेज करना है। न्यूरोपैथी के लिए वी हैव द गैबापेंटेनॉइड्स। गैबापेंटेन इज द फर्स्ट लाइन, जहां पे वो टॉलरेबल ना हो तो पीरिगैबालिन हम यूज कर सकते हैं, और क्योंकि ये एडवांसिंग रीनल एक्सक्रीशन होती है तो इसमें हमने रीनल डोज एडजस्टमेंट भी करनी होती है। Autonomic neuropathy is a very common complaint. Gastroparesis very common complaint of patients. तो इसके लिए हमने पेशेंट में क्या क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज मीटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन और एरिथ्रोमाइसिन यूज कर सकते हैं। पोस्टरल हाइपरटेंशन, डायलिसिस, डायबिटिक पेशेंट जो डायलिसिस पे होते हैं उनमें एक बहुत कॉमन कंप्लेंट होती है पोस्टरल हाइपरटेंशन के लिए, उसके लिए वी कैन यूज मीडोड्रीन, मीडोटैब जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स यूज किए जा सकते हैं। अनीमिया मैनेजमेंट जस्ट लाइक एनी अदर पेशेंट ऑफ CKD आपने करनी होती है। ज्यादा कॉमन क्यों होती है अनीमिया जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स में? एक तो यही था कल जो लेक्चर अटेंड किया था उसमें ये था कि क्योंकि हमारा एल्ब्यूमिन हो रहा होता है तो ट्रांसफेरेंट बाइंडिंग जो प्रोटीन होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। दूसरा ये कि फाइब्रोसिस जो हमारा बोन मैरो सप्रेस बिल्कुल कर देता है। तीसरी चीज हम जो एस इनहिबिटर्स यूज कर रहे होते हैं उसकी वजह से एनीमिया होता है। बिल्कुल एक्सीलेंट, बिल्कुल यही है। ठीक है। हमने किस तरह से, वही हमारे टारगेट्स हैं ये HbA1c, ये क्योंकि पुरानी एडिशन है तो इसको आप इग्नोर करेंगे। जो करंट इस वक्त यही है कि 6.5 से 8 तक का। ठीक है। ब्लड प्रेशर वही 130/80 अगर प्रोटीन यूरिक है, वरना एटलीस्ट 140/90 तो होनी चाहिए। LDL टारगेट्स हमने पढ़ लिया कि लेस देन 100 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर होने चाहिए, और प्रेफर्ड जो ड्रग होता है दैट इज स्टेटिन। HB टारगेट्स आर द सेम, 11 से 12 डिजायरेबल होता है। जिस तरह से हम किसी और CKD पेशेंट में मैनेजमेंट करते हैं उसी तरह से हमने यहाँ पे भी मैनेजमेंट करनी होती है। अच्छा, इस स्लाइड में जो है वो बेसिकली वो टेस्ट ये आपके पास सामने लिखे हुए हैं कि मल्टीपल डिफरेंट ड्रग्स जिसको डायबिटीज में टेस्ट किया गया था, इनमें से लेकिन ये है कि अक्सर जो ड्रग्स टेस्ट किए गए हैं दे हैव नॉट बीन फाउंड टू बी बेनिफिशियल, जस्ट लाइक फिनरेनॉन, ईसाजेरेनॉन हैज आल्सो बीन ट्राइड, इट्स अ सेलेक्टिव नॉन स्टेरॉयडल MRA।
बिल्कुल जस्ट लाइक फेनरॉन. नाउ इट इज अप्रूव्ड इन जापान फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, बट अभी डायबिटीज में इसका काम चल रहा है. एट्रासेंटान, एवोसेंटान और जस्ट लाइक स्पारसेंटान, बट बेनिफिट नहीं इतना देखा गया. इनके साइड इफेक्ट बहुत सिग्निफिकेंट थे, इसलिए डायबिटीज में इनका यूज नहीं है. इनमें से सिर्फ आपको थोड़ा बहुत ये नॉलेज होनी चाहिए जब आप लॉन्ग केस में जाते हैं कि न्यूअर एडवांसमेंट क्या चल रही है. जो मेरा एक केस आया है, इसमें इस वक्त टेस्टिंग किस चीज पे चल रही है. सो देर इज ईसाजेरेनॉन एंड एपेरेनॉन एज MRAs, नॉन स्टेरॉयडल MRAs. पेरिकेल्सिटॉल का बेनिफिट देखा गया है. पेरिकेल्सिटॉल का बेनिफिट तो आई थिंक नहीं देखा गया था. पेंटॉक्सीफाइलिन का बेनिफिट देखा गया है. ठीक है. तो ये जो है वो सिर्फ एक ट्रायल्स के साथ बताया गया कि क्या नए ड्रग्स हैं जिन पे इस वक्त काम चल रहा है. अच्छा, ESRD अगर आपका पेशेंट हो गया तो वी हैव द ऑप्शन ऑफ ईदर डायलिसिस वर्सेस ट्रांसप्लांट. तो डायलिसिस में कौन सी मोडेलिटी प्रेफर्ड है डायबिटिक पेशेंट? कोई भी कर सकते हैं डायल, उसका वो फर्क नहीं है कि हम लोग मतलब दोनों में से किसी का भी सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है, पीडी और हीमोडायलिसिस दोनों ही कर सकते हैं. सर्वाइवल बेनिफिट जो है वो प्रूवन नहीं है. ठीक है. सो हम पेशेंट को देखते हुए उसकी जो मोडेलिटी है वो डिसाइड करेंगे. जी जी. अच्छा, सो ये जो डिस्कशन मैंने नीचे लिखी है इसमें ये मकसद है कि क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस में हम ग्लूकोज कंटेनिंग जो है वो फ्लूइड्स यूज करते हैं, तो उसमें कुछ हमें कंसीडरेशंस हमारे माइंड में होनी चाहिए. ठीक है. वो ये कि अबाउट 400 to 800 कैलोरीज जो है वो पर डे हमारे ग्लूकोज फ्लूइड्स की ग्लूकोज कंटेनिंग फ्लूइड्स से जो है वो कंज्यूम हो रही होती है. उसके लिए उसको मैनेज करने के लिए हम पेशेंट में इंसुलिन भी दे सकते हैं इंटापेरिटोनियल पेशेंट को, और नॉन ग्लूकोज कंटेनिंग जो आपके फ्लूइड्स होते हैं जैसे आइकोडेक्स्ट्रिन, वो भी आप यूज कर सकते हैं. ट्रांसप्लांट इज अ गुड ऑप्शन फॉर ऑल आर पेशेंट्स. आइडियली ट्रांसप्लांट प्रोसीड करना चाहिए पेशेंट में बिफोर डेवलप, प्रीएम्प्टिवली जो है वो प्रेफर्ड होता है बिफोर के पेशेंट में कोई यूरिमिक फीचर्स डेवलप हो. पोस्ट ट्रांसप्लांट ये देखा गया है कि हिस्टोपैथोलॉजिकली जो रिकरेंस है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि रिकरेंस कितनी होती है. सो रिकरेंस जो है वो पोस्ट ट्रांसप्लांट अबाउट 60% से पेशेंट्स में जो है वो हिस्टोपैथोलॉजिक रिकरेंस आ जाती है, बट इट डज नॉट ट्रांसलेट एज clinical recurrence in all the patients. About 20 से 25% जो recipients होते हैं उनमें as a clinical डिजीज जो है ये अपीयर होती है ओवर अ स्पैन ऑफ अबाउट 3 to 6 years. ठीक है. और रिस्क ऑफ ग्राफ लॉस जो डायबिटिक डिजीज की वजह से वो रिलेटिवली वेरी लो होता है एज कम्पेयर टू अदर जीन्स. So this was all about the management, screening, and management of all the different aspects of a diabetic patient with CKD. What we'll face as a nephrologist. अगर किसी की कोई query हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. मैडम ये एक सवाल ट्रांसप्लांट रिलेटेड पूछना था मुझे. रिकरेंस पोस्ट ट्रांसप्लांट आपने जो बोला है कि हिस्टोलॉजिकल में 60% जो है ना रिकरेंस होगा. हम्म. अच्छा, अब ये कि हिस्टोलॉजी की तरफ तो हम बायोप्सी की तरफ जाएंगे क्यों? अगर पेशेंट हमें लग रहा होगा कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी डेवलप कर रहा है या क्या, तो ही हम लोग बायोप्सी कराएंगे ना, तो हमें पता चलेगा ना कि हिस्टोलॉजिकल इसको रिकरेंस हुई है या नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. ये जो परसेंटेजेस होती है ना, ये कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जब स्टडीज होती है ना, कि हमने जो साइंटिफिक स्टडीज हो रही होती है उसकी बेसिस पे इंफॉर्मेशन है. वरना हमने तो बिल्कुल भी प्रोटोकॉल बायोप्सी सिर्फ इसलिए कि डायबिटीज का पेशेंट है तो हम देखें कि उसमें रिकरेंस हो रही है हिस्टोलॉजिकली कि नहीं, तो वो नहीं है. ये तो तब है कि जो स्टडीज की बेसिस पे होता है ना कि जी इस डायबिटीज के पेशेंट में देखा गया है कि 60% पेशेंट्स में हिस्टोलॉजिकली एविडेंस मिल रहा होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी का, लेकिन इट डज नॉट ट्रांसलेट इनटू अ क्लिनिकल डिजीज. ठीक है. जैसे आईजी नेफ्रोपैथी में भी ये डिस्कशन हुई थी कि हिस्टोलॉजिकली अबाउट 60% पेशेंट्स में आपको आईजी डिपॉजिट जरूर मिल रहे होते हैं, लेकिन वो क्लिनिकली नहीं सामने आता. अच्छा सॉरी, एक इसी पे एक और क्वेश्चन पूछूंगी. जी जी. अब इसका ये है, मतलब मेरे दिमाग में जो आ रहा है कि अगर चले प्रोटोकॉल बायोप्सीज वाली बात आपने सही कर दी कि वो हो गया, लेकिन हम फिर इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये जो हिस्टोलॉजी हमें मिली है वो हमें प्रायर टू मतलब ट्रांसप्लांट के पहले भी यही वाली. अच्छा नहीं, हाँ सही है, बस ठीक है, समझ गई मेरा, हाँ समझ गई, बस ठीक है, ओके. ठीक है ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन? डॉक्टर फातिमा, मेरा एक क्वेश्चन है. जी जी.
जब मैं अभी क्लिनिकल्स की साइकिल से गुजर रही थी तो हमारा ना एक पेशेंट था कराची में ही ना, हमारा मॉक हुआ था। तो उधर एक ब्लाइंड पेशेंट आता है, बड़ा टिपिकल सा है, शायद आप लोगों को भी पता हो, टाइप 1 डायबिटिक है। तो ही वाज ब्लाइंड ना बिकॉज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो उसकी मैडम ने पूछा, मेरे ख्याल से डॉक्टर सोनिया थी शायद, AKU वाली है कि कौन सी। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि इसका ना कौन सी मोडेलिटी प्रेफर प्रेफर करोगी, RRT की ना, ये ब्लाइंड पेशेंट है तो ठीक है। इसमें कौन सी मोडेलिटी प्रेफर करोगी। तो उसमें जरा थोड़ा क्लियर कर दें कि ब्लाइंड अगर पेशेंट है तो मतलब आप क्या डायलिसिस करेंगे या ट्रांसप्लांट, तो स्टिल इज बेटर ना। डेफिनेटली ट्रांसप्लांट के साथ सर्वाइवल बेनिफिट डेफिनेटली ज्यादा है। अब देखें, अगर हम ये कहें कि जी वो पेशेंट मेडिसिन नहीं ले सकेगा, तो मेडिसिन तो आपको डायलिसिस के साथ भी लेनी पड़ती है, सम बट लेनी ही पड़ती है। तो ट्रांसप्लांट इज ऑलवेज द प्रेफर्ड मोडेलिटी। और ये मैं आपको बताऊं, ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ये सिर्फ आपको परेशान करने के लिए देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि क्या हमारे सवाल पूछने के बाद जो कैंडिडेट है वो डगमगाया है या अपने आप को उसने कॉन्फिडेंट रखा है। तो आप बताएं कि नहीं भाई, इसका उसके ब्लाइंड होने का उसके सर्वाइवल बेनिफिट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ट्रांसप्लांट हैज बेटर सर्वाइवल। ठीक है। और दूसरा उन्होंने मुझसे वो पेनक्रियास आइलेट ट्रांसप्लांटेशन पूछा था, वो हमारी पुरानी कॉम्प्रिहेंसिव में, ये जो नई वाली आई है इसमें तो चैप्टर ही उन्होंने गायब कर दिया है। तो वो कितना कोई इम्पोर्टेंट है, वो हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या सिचुएशन करनी चाहिए। ट्रांसप्लांट, अच्छा पेंक्रियाटिक जो ट्रांसप्लांट टाइप 1 डायबिटीज में होता है ना, इसकी कुछ इंडिकेशंस हैं। इसका एक चार्ट है, वो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आई थिंक वो चार्ट आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा। उसमें ठीक इंडिकेशंस है। हैं कि टाइप 1 डायबिटिक्स में कब जो है वो किडनी पेंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट के लिए इकट्ठे जाना चाहिए, कब जो है वो सिर्फ आप पेंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट की तरफ जाएंगे। तो आई शेयर दैट इन द ग्रुप। ठीक है मैडम, ठीक है, बस यही क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। अगर कोई और क्वेरी नहीं है तो आई थिंक क्लास एंड करते हैं।